मैजिकल ड्रैगन ने कोशिश की कि एक गॉडेस को समन करे जिसकी खूबसूरती और हीलिंग पावर्स कमाल हों। लेकिन गॉडेस के बजाय किम ओजान आ गया। परेशान और कंफ्यूज्ड उसने सोचा शायद वो मर चुका है और अपनी पिछली जिंदगी याद करने लगा। वेट स्कूल के मुश्किल साल, बार बार डांट खाना, आखिरकार वेटरनरी लाइसेंस मिलना और फिर 3 साल कम तनख्वाह पर छोड़े गए पालतू जानवरों की देखभाल करना। बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमारे हीरो ने एक छोटा क्लिनिक खोला, पर वो मुश्किल से ही चल रहा था। कस्टमर्स बिल्कुल नहीं थे और यहाँ तक कि उसके साइन बोर्ड की लाइट्स भी खराब हो गई थी। एक रात जब ओजन बिस्तर पर लेटा अपनी बुरी हालत और कर्जे के बारे में सोच रहा था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, हमारा लड़का अचानक खुद को एक गुफा में खजानों और एक चमकते हुए समनिंग सर्कल के बीच पाता है। उसे लगा कि वो हेल में आ गया है, तो उसने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। ड्रैगन ने बताया कि उसने अपने पेट के इलाज के लिए उसे बुलाया है। एक खौफनाक मॉन्स्टर की उम्मीद करते हुए हमारा हीरो हैरान रह गया जब ड्रैगन ने अपने पंजे खोले और एक छोटा कमजोर सोता हुआ फ्रूट बैट दिखाया जिसका नाम कैटलिस था। इस कमजोर और प्यासे बैट को देखकर ओजन फौरन प्रोफेशनल मोड में आ गया और उसका नाम, सिम्टम्स और ड्रैगन उसे कब से पाल रहा है ये सब पूछने लगा। फखर से ड्रैगन ने कहा कि वो 1 हफ्ते से कैटलिस का मालिक है। जब से ड्रैगन्स में पेट्स रखने का ट्रेंड शुरू हुआ, ओजन को याद आया कि उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो शौक में पेट्स ले आते हैं, तो उसने पूछा कि क्या कैटलिस ठीक से खा रहा है। ड्रैगन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वो उसे ताज़ा जानवरों का खून पिलाता है, ये सोचते हुए कि बैट का टेस्ट बहुत अच्छा है। हक्का बक्का होकर ओजन ने यकीन ना करते हुए अपना सर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि ये वैसा ही मालिक है जो उसे सबसे बुरा लगता है, जिसे अपने पेट के बारे में कुछ पता नहीं होता। तंग आकर उसने ड्रैगन को बताया कि फ्रूट बैट्स खून नहीं पीते, सिर्फ वैम्पायर बैट्स पीते हैं। उसने समझाया कि कैटलिस 1 हफ्ते से भूखा है। शर्मिंदा होकर ड्रैगन ने माना कि वो पहली बार बैट पाल रहा है। ओजन ने उसे पहले रिसर्च ना करने पर डांटा और बताया कि गुफा का ठंडा तापमान जानलेवा हो सकता है अगर बैट हाइबरनेशन से जाग गया तो। ड्रैगन ने कहा कि वो एक आइस ड्रैगन है, लेकिन हमारे लड़के ने सख्ती से कहा कि ये माहौल बात के लिए ठीक नहीं है। पछतावे के साथ ड्रैगन ने सर झुकाया और कैटलिस से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अभी फल लाएगा और बात को उसके असली घर वापस छोड़ाएगा। ओजन की मदद का शुक्रिया अदा करते हुए ड्रैगन ने उसे एक विश मांगने को कहा। उसने मजाक में कहा कि वो एक अमीर अरब प्रिंस या किसी विलन का वारिस बनना चाहता है। इस अजीब रिक्वेस्ट पर हैरान होकर ड्रैगन ने अपना नेकलेस उतारा और ओजन को दे दिया, ये बताते हुए कि ये एक जादुई पेंडेंट है जो कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, बशर्ते की नीयत बुरी ना हो। जैसे ही पेंडेंट चमकने लगा, हमारे हीरो ने सोचा कि वो मरने वाला है। गायब होने से ठीक पहले उसने जल्दी से बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में वापस जाने की ख्वाहिश की। ड्रैगन ने ओजन को गायब होते हुए देखा और फिर कैटलिस के लिए फल लाने भागा। अभी भी उस अजीब गॉडेस के बारे में सोच रहा था जो उसने बुलाई थी। कुछ लम्हों बाद हमारा हीरो खुद को एक भरी हुई सड़क पर खड़ा पाता है, जहां लोग, शोर और खाने की खुशबू थी। अभी भी हैरान वो सोच रहा था कि ये पुनर्जन्म है या किसी के जिस्म में आ गया है। एक फल बेचने वाले ने उसके अजीब कपड़े देखकर पूछा कि क्या वो मुसाफिर है और बताया कि वो बीमौर इलाके में है, जो अपने इंस और मार्केट्स के लिए मशहूर है। इससे पहले कि वो जवाब देता, अफरा तफरी मच गई जब एक बड़ा खरगोश सड़क पर दौड़ने लगा और गिरे हुए गाजर खाने लगा। लोग चीखने और भागने लगे, लेकिन ओजन जम गया। हैरानी से देखने लगा कि एक मॉन्स्टर लोगों के बीच खुलेआम घूम रहा है। फल बेचने वाले ने उसे खबरदार किया कि ये लॉर्ड बेलमोर का पेट है और उसे भागने को कहा। फिर ओजन ने एक छोटी बच्ची को खरगोश के सामने रोते हुए देखा। बिना हिचकिचाए हमारा लड़का आगे बढ़ा, उसे पकड़ा और खींचकर दूर कर दिया, ठीक उस वक्त जब जानवर उस तक पहुंचने वाला था। जैसे ही खरगोश ने दोबारा हमला किया, उसका पेंडेंट चमका और एक नीली रस्सी उसके गले में आ गई। भीड़ हाँपने लगी। लोग कहने लगे कि वो जरूर कोई जादूगर होगा। फल बेचने वाली अपनी बहन को पकड़ते हुए बोली कि हमारा हीरो कोई आम मुसाफिर नहीं लगता। लॉर्ड बेलमोर जल्दी ही वहां आ गया। अपने पेट को बंधा हुआ देखकर गुस्से में आ गया। ओजन ने समझाया कि खरगोश ने एक बच्चे पर हमला कर दिया था, लेकिन बेलमोर ने यकीन नहीं किया। सब्र खोते हुए हमारे हीरो ने गुस्से में कहा कि सबसे बुरे पेट ओनर्स वो होते हैं जो अपने पेट्स की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और वार्निंग दी कि खरगोश का काटना किसी की खोपड़ी तोड़ सकता है। फल बेचने वाली और उसकी बहन ने उसकी सच्चाई की तारीफ की।
खरगोश को गौर से देखने पर ओजन ने उसके कान देखे और समझ गया कि ये एक घरेलू खरगोश है जो स्ट्रेस और ज्यादा खाने की वजह से परेशान है। जब उसने उसके बर्ताव के बारे में पूछा तो बेलमोर ने माना कि खरगोश, जिसका नाम एलिजाबेथ है, अक्सर अपने बाल नोचती है। ओजन ने समझाया कि इतना स्ट्रेस जानलेवा हो सकता है और मशवरा दिया कि उसे भीड़ वाली जगह ना लाए। जब बेलमोर ने एक्सरसाइज के बारे में पूछा तो हमारे लड़के ने कहा कि उसे घर पर खुला घूमने दे और ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। हैरान और शर्मिंदा होकर बेलमोर की आंखों में आंसू आ गए और उसने माना कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो खरगोश पालता है, लेकिन ओजन जानवरों को किसी भी और से बेहतर समझता है। बेलमोर ने अपने नौकर को बुलाया, ओजन को सिक्कों की एक थैली दी और कहा कि वो कभी कभी एलिजाबेथ को देख लिया करे। पेट से माफी मांगने के बाद वो उसके साथ चला गया, जबकि हमारा हीरो धीरे से बड़बड़ाया कि वो यहां दोबारा नहीं आएगा। अचानक लोग इकट्ठा होकर ओजन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। फल बेचने वाली ने अपनी दुकान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और डिस्काउंट दिया, लेकिन जब हमारे हीरो ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसने थैली की तरफ इशारा किया। खोलने पर उसने सोने के सिक्के देखे और एक को दांत से काटकर चेक किया। जब यकीन हो गया कि ये असली है तो हमारा लड़का हल्का सा मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि शायद वो यहाँ नया क्लिनिक खोल सकता है और इंसानी दुनिया के अपने कर्जे चुका सकता है। ओजन उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है जो नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए थे और हंसते हुए कहता है कि उम्मीद है इनमें से कोई सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वो ऐलान करता है कि इंटरव्यू शुरू करने का वक्त आ गया है और इसे जिंदगी और मौत का खेल कहता है। थोड़ी देर के लिए हमारे हीरो का ध्यान लॉर्ड बेलमोर की तरफ जाता है, जिसने जमीन और पैसे दिए थे जब ओजन ने इस नई जगह पर बसने का फैसला किया था। उस मदद की वजह से उसके पेट क्लिनिक की दूसरी ब्रांच बिना किसी परेशानी के खुल गई। लॉर्ड बेलमोर ने उसके लिए दुकान भी तैयार की, हालांकि उसमें अजीब तरह से खरगोश का सामान भरा था। फिर भी हमारे लड़के को बुरा नहीं लगा। आखिरकार ये मुफ्त था और बेलमोर के साथ उसका ताल्लुक बहुत कीमती लग रहा था। ओजन के दिन जल्द ही काम में गुजरने लगे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, खास तौर पर उस ड्रैगन के बारे में जो उसे यहाँ लाया था। उस जानवर ने वादा किया था कि वो उसे घर भेजेगा, लेकिन उसे इस अजीब जमीन पर लावारिस छोड़ दिया। जवाबों की तलाश में हमारे हीरो ने अपनी नई दुकान के बाहर नोटिस लगाने का फैसला किया। एनिमल हॉस्पिटल में स्टाफ की जरूरत है, शायद कोई ऐसा मिल जाए जो असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों का काम संभाल सके। जब इंटरव्यू शुरू हुए, ओजन सीधा बैठ गया और एप्लीकेंट्स की लाइन देखने लगा। पहला कैंडिडेट थॉमस फखर से अपने शाही खानदान, सख्त बाप और नरम मिजाज माँ के बारे में बताने लगा। हमारा हीरो कुछ देर सुनता रहा, लेकिन जल्द ही उस आदमी की खुद तारीफी से थक गया। अगला कैंडिडेट फिलिप दावा करता है कि उसका खानदान पीढ़ियों से जानवरों के कारोबार में है। शुरू में ये अच्छा लगा, जब तक उसने ये नहीं बताया कि वो कसाई की दुकान चलाते हैं। ओजन के लिए इतना काफी था उसे लिस्ट से हटाने के लिए। जाहिर है इस दुनिया में नॉर्मल लोग ढूंढना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। तीसरा कैंडिडेट आगे आया, एक आदमी जिसका चेहरा पीला और तना हुआ था और आंखों में शरारत थी। हमारे लड़के ने खुद को याद दिलाया कि शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका सब्र तब टूट गया जब वो आदमी अचानक जमीन पर गिर गया और नौकरी के लिए भीख मांगने लगा। बस बहुत हो गया। ओजन ने फैसला किया कि वो अब से लोगों को उनकी शक्ल देखकर ही जज करेगा। इससे पहले कि वो जवाब देता, एक नौजवान औरत लाइन से बाहर निकली। बिना कुछ कहे उसने उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारा और वो उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। उसने अपना नाम सेलिना बताया, जो एक घूमने वाली एनिमल एक्सपर्ट है और बेसिक इलाज का तजुर्बा रखती है। उसके कॉन्फिडेंस और सुकून ने गहरा असर डाला, तो ओजन ने उसे वहीं नौकरी दे दी। अगली दोपहर हमारा हीरो अपने आरामदायक नए क्लिनिक में बैठा था, खिड़की से आती हुई गुनगुनी धूप का मजा ले रहा था। दोपहर हो चुकी है और सेलिना अभी तक नहीं आई। शायद उसने फिर से जल्दबाजी में नौकरी दे दी। वो सोच ही रहा था कि दोबारा नोटिस लगाए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अपनी नई असिस्टेंट की उम्मीद में उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां एक अनजान आदमी खड़ा था। कुछ मिनट बाद वो आदमी मजे से बैठा चाय पी रहा था, जबकि ओजन प्यार से मुस्कुरा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा हीरो झूम रहा था। उसे आखिरकार अपना पहला कस्टमर मिल गया था, जो कर्जा उतारने की तरफ पहला कदम था। वो अपने पिछले क्लिनिक के बारे में सोचने लगा, जो उसके गुस्से की वजह से बंद हो गया था। उसे अच्छी तरह याद है जब वो एक कस्टमर पर भड़क गया था, जिसने कुत्ते के दांत साफ करने से मना कर दिया था। वो तब तक चिल्लाया जब तक उसके बदतमीज और पागल वेट होने की खबर आग की तरह नहीं फैल गई। इस बार हालांकि ओजन ने फैसला किया कि वो मुस्कुराएगा, शांत रहेगा और अपने क्लाइंट की जेब से प्यार से पैसे निकलवाएगा।
वापस हॉल में आते हुए उसने आदमी के पेट के बारे में पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर अपनी जेब की तरफ इशारा किया और एक छोटी छिपकली दिखाई जिसका नाम पोजैक था। हमारे लड़के को सुकून मिला। लगता है कि ये एक नॉर्मल जानवर है, उन अजीब जानवरों की तरह नहीं जो आमतौर पर इस दुनिया में होते हैं। वो सुकून थोड़ी देर का था जब उस आदमी ने आराम से बताया कि उसने उसकी दुम पकड़ी थी जब तक वो टूट नहीं गई। ओजन ने उसे डांटने की तलब को रोका और अपना ध्यान छिपकली पर लगाया। उसने ध्यान से पोजाक को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्किन सूखी और लाल है, जो गलत तरह से शेड करने की निशानी है। जब उसने ये बताया तो आदमी ने वार्निंग दी कि पोजाक गुस्सैन हो सकता है। तुरंत ही उस छोटे जानवर ने ये बात सच साबित कर दी जब उसने आग का एक गोला थूक दिया, सीधा हमारे हीरो पर। इससे पहले कि ओजन कुछ करता, सेलिना दरवाजे से अंदर आई और उसे धक्का देकर साइड कर दिया और उसे हमले से बचा लिया। आग में उनके पीछे की दीवार को जला दिया। चक्कर खाते हुए और मुंह से हल्का खून निकलते हुए ओजन बड़बड़ाया कि मार खाना शायद कम दर्दनाक होता। जैसे ही वो संभला, उसे एहसास हुआ कि नई ब्रांच का उसका पहला मरीज एक सैलामेंडर है, आग निकालने वाली छिपकली जिसे नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। वो सोचने लगा कि क्या क्लिनिक में कोई आग रोकने वाली चीज है भी या नहीं। इसी दौरान वो आदमी सेलेना को खोए हुए अंदाज में देखने लगा, उसे खूबसूरत कहते हुए, जबकि वो उससे पूछ रही थी कि उसे ये जानवर कहाँ मिला। उसने फख्र से बताया कि उसने इसे गांव के पीछे पहाड़ से उठाया है, ये कहते हुए कि ये पहली नज़र का प्यार था। सेलेना ने उसे बताया कि सैलामेंडर रखना गैर कानूनी है क्योंकि ज़्यादा शिकार की वजह से वो खतरे में है। फिर भी उसने तसल्ली दी कि अगर वो कहें कि वो इसे इलाज के लिए टेम्पररी रख रहे हैं तो अथॉरिटीज़ शायद नज़रअंदाज कर देंगी अगर वो जानवर को बाद में छोड़ दे। लेकिन आदमी ने पोजाक को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे छोड़ने से मना कर दिया। अचानक वो दरवाजे की तरफ भागा, चिल्लाते हुए कि कोई भी उसे उसके प्यारे सैलामेंडर से अलग नहीं कर सकता। ओजान हैरानी में खड़ा खुले दरवाजे को घूरने लगा। सलीना ने एक पल हिचकिचाया, इससे पहले कि हमारे हीरो ने उसे उसके पीछे जाने के लिए चिल्लाया। और बस ऐसे ही क्लिनिक का पहला चेकअप शहर में एक अजीब भागदौड़ में बदल गया। ओजान की नई जिंदगी के एक और अनोखे चैप्टर की शुरुआत। ओजान ने सलीना को उस आदमी का पीछा करने के लिए आगे भेजा और मार्केट में हुलचल मच गई। फल बेचने वाली औरत जो अभी गुनगुना रही थी कि लॉर्ड रेवरेंड की दखलंदाजी के बिना सब कितना शांत है, जल्दी ही समझ गई कि शांति कभी नहीं रहती। वो अपने स्टॉल के पीछे छुप गई जैसे ही शोर शराबा वहां से गुजरा, ये फैसला करते हुए कि दूर रहना ही बेहतर है। आदमी भीड़ के बीच से भागा, किसी चीज को अपने सीने से जोर से लगाए हुए पूरी हिम्मत के साथ। जबकि हमारा लड़का पीछा कर रहा था, सांस फूली हुई थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। स्टॉल वाली ने अफरा तफरी देखी और धीरे से बोली कि जो कुछ भी हो रहा है ये उसका मसला नहीं है। भागता हुआ आदमी घबराहट में बड़बड़ा रहा था कि लोग उससे पोजाक को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हीरो और सलीना पीछा करते रहे जब तक थकान ने उन्हें ढीला नहीं कर दिया। सांस लेते हुए उसने कहा कि ओजन को थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर सैलामेंडर की नाजुक हालत पर ध्यान दिया। उसने माना कि जानवर की चमड़ी खतरनाक हद तक जम गई है और फौरन मदद की जरूरत है। सलीना का चेहरा सख्त हो गया जब उसे खतरा याद आया। एक सालामांडर जो स्किन शेड नहीं कर पाता वो आखिरकार फट जाता है और उसकी अंदर की आग आसपास सब कुछ तबाह कर देती है। आराम करने का वक्त नहीं है, उन्हें तबाही मचने से पहले जानवर को ढूंढना होगा। इसी दौरान ये सोचते हुए कि वो महफूज हैं, आदमी घर वापस आ जाता है। सुकून में वो पोजाक को टेबल पर रखता है और कहता है कि ये किस्मत है कि वो साथ हैं। उसकी खुशी जल्दी ही आर्टिस्टिक मूड में बदल गई और वो गाने लगा। हवा में एक अजीब धुन फैल गई। अचानक उसका मूड घबराहट में बदल गया जब पीछे का जिस्म कांपने लगा और उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में उसका घर आग की लपेट में आ गया। धुएं में खांसते हुए आदमी ने सैलामेंडर को समझाने की कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि प्यार आग को शांत कर सकेगा। पोजैक ने जवाब में एक और आग का हमला किया, लपटें और भी तेज हो गईं। सेलेना ठीक वक्त पर पहुंची और आदमी को खींचकर महफूज जगह ले गई, जबकि हमारे हीरो ने गर्मी का सामना किया, उस पागल जानवर को रोकने का इरादा पक्का किया। उसने मुश्किल से सोचा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर अभी बहुत काम आता। फिर उसका पेंडेंट चमका। जब रोशनी मध्यम हुई, ओजन को अपने हाथ में बिल्कुल वही चीज मिलती है। इस मौजज़े पर सवाल करने का वक्त नहीं है।
वो आगे बढ़ता है और आग बुझाता है, यहाँ तक कि सैलामेंडर की मुजाहमत खत्म हो जाती है और कमरे में खामोशी छा जाती है, सिवाय भाप की हल्की सी आवाज के। जैसे ही आग बुझती है, सेलिना आसपास का जायजा लेती है। वो आदमी मलबे के बीच बैठा बड़बड़ा रहा है कि ये तबाही गलत शेडिंग की वजह से हुई होगी। वो जिद करता है कि अगली बार वो पौजैक का बेहतर ख्याल रखेगा। उसकी आवाज में एक गलत किस्म की मोहब्बत थी। हमारा हीरो उसे खामोशी से देखता है, ये सोचते हुए कि क्या इस आदमी को जरा भी अंदाजा है कि असली देखभाल का क्या मतलब है। ओजिन सोचता है कि बिना समझ के मोहब्बत सिर्फ खुदगर्जी है जो वफा का भेस बदल कर आती है। बाद में जंगल में पौज आखिरकार अपनी पुरानी खाल उतार देता है। सेलिना नोट करती है कि वो कितना जिंदा दिल लग रहा है, जबकि हमारा लड़का उसके साइज को देखकर यकीन नहीं कर पाता। वो आदमी सैलामेंडर को एक अजीब से फख्र के साथ देखता है और धीरे से कहता है कि अब उसे वापस जंगल में जाने देना चाहिए। वो पौजैक को दरख्तों के बीच गायब होते हुए देखता है, देखभाल और याद रखने के वादे करता है जो कोई भी जानवर समझ नहीं सकता। ओजिन इस जज्बात पर अपनी आंखें घुमाता है, ये सोचते हुए कि इससे सिर्फ और मुसीबत ही आएगी। लेकिन वो आदमी शायद ही नोटिस करता है। उसकी अपनी नज़र में ये अलविदा बहुत अजीम है। ये लम्हा अचानक नरम पड़ जाता है जब पोजाक दूर एक चट्टान पर रुकता है और आसमान में आग का एक बड़ा गोला छोड़ता है। ये आग शानदार आतिशबाजी में बदल जाती है और शाम को रंगों से भर देती है। वो आदमी जज्बात से भरा ऊपर देखता है, जबकि हमारा हीरो खामोशी से मान लेता है कि आखिरकार इलाज पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद वही आदमी शहर के चौक में दोबारा दिखाई देता है। अब वो खुद को रोया कहता है। वो फवारे के पास गिटार बजाता है। बच्चे उसके आसपास नाचते हैं जब वो ओजिन के एडवेंचर्स के बारे में एक अनोखा गाना गाता है। ये गाना आग की तरह फैल जाता है और सुनने वालों का मूड अच्छा कर देता है। सेलिना दूर से देखती है, थोड़ा मुस्कुराते हुए, जबकि हमारा हीरो उसके पास खड़ा है, मुतासिर तो नहीं लेकिन थोड़ा क्यूरियस जरूर है। जब वो लोगों को अपने पेट्स उसके पास लाने की बातें करते हुए सुनता है तो ओजिन भी रोया की गायकी की तारीफ करने लगता है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आते हैं। ओजिन के पेट क्लिनिक के बाहर इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है कि पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। दर्जनों लोग उसका नाम पुकारते हैं, इलाज की मांग करते हैं और तवज्जो के लिए परेशान है। हमारा लड़का जम सा जाता है, ये समझते हुए कि उसके सुकून के दिन खत्म हो गए हैं। सेलिना इस कभी न खत्म होने वाली लाइन को देखकर धीरे से कहती है कि वो शायद रिजाइन ही कर दे। शोर और कंफ्यूजन के बीच ओजिन को एहसास होता है कि उनका छोटा सा क्लिनिक गलती से शहर की सबसे मसरूफ जगह बन गया है। ये एक आम सुबह है। ओजिन के क्लिनिक के बाहर परिंदे चहचहा रहे हैं, जबकि दरवाजे पर लोगों की लंबी लाइन लगी है। वो एक मरीज का मुआयना खत्म करता है और उन्हें बताता है कि सेशन खत्म हो गया है और बेहतर ही चेक करने के लिए दोबारा आने का मशवरा देता है। सेलिना उसके साथ खड़ी कहती है कि इस रफ्तार से वो अगले हफ्ते तक लाश बन जाएगा और जब तक हो सके कमा लेना चाहिए। हमारा लड़का अगले मरीज को बुलाता है, ये सोचते हुए कि खुलने के बाद से 2 महीने हो चुके हैं और दूसरा क्लिनिक खूब चल रहा है। कुछ हद तक उन खुशगवार सुबह के परिंदों का शुक्रिया। शुरुआती कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, इतने सारे, लेकिन कमाई देखने के बाद चीजें सेट हो गई। एक कस्टमर सर अंदर डालकर पूछता है कि क्या वो अभी भी खुले हैं। सेलिना फौरन कहती है कि वो बंद है, लेकिन ओजिन उस शख्स को अंदर आने देता है। मरीज का इलाज करते हुए हमारा हीरो इस दुनिया के बारे में जो कुछ सीखा है उस पर गौर करता है। बाहर लोग अपने पेट्स के बारे में बातें करते हैं। एक बताता है कि कोको ठीक से खा नहीं रहा, दूसरा बिल्ली की लाल आंख की तरफ इशारा करता है। कुत्ते और बिल्लियां यहां इंसानों के करीब रहते हैं, हालांकि उनकी बीमारियां काफी मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाद में ओजिन अंगड़ाई लेता है और कहता है कि दिन बहुत थका देने वाला रहा। सेलिना उसे बताती है कि अगला केस आखिरी है। हैरानी से वो पूछता है कि ये कौन सा जानवर है और सेलिना बताती है ये एक शामन है जो कभी शिकार के लिए इस्तेमाल होता था, अब मशहूर पेट है, लेकिन अपने मालिक के अलावा किसी भी और के लिए गुस्सैल होता है, जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा छोड़ा जाता है। हमारा हीरो बड़बड़ाता है कि जो लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए पेट्स खरीदते हैं उन्हें गायब हो जाना चाहिए। उसे याद आता है कि शामन इंसान के धड़ जितने लंबे हो सकते हैं और उनके पंजे और दांत इतने तेज होते हैं कि जंगली सुअर की खाल चीर दें। सेलिना उसे एहतियात बरसने को कहती है। अगला कस्टमर एक शामन का बच्चा लाता है जो जाहिर तौर पर थका हुआ है और सिर्फ 2 महीने का है। मालिक बताता है कि ये कल से लंगड़ा रहा है।
ओजन टांग का मुआयना करता है, ये देखते हुए कि इस उम्र के पिल्ले के जॉइंट्स सेहतमंद होने चाहिए। पंजे को चेक करने पर उसे एक कांटा फंसा हुआ मिलता है। वो उसे चिमटी से निकालता है, जख्म को साफ करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि ये ठीक हो जाएगा। छोटा शामन डगमगाता हुआ घूमता है और हमारा हीरो खामोशी से देखता है, जबकि सलीना थोड़ी हैरानी से देखती है। जैसे ही मालिक जाता है, ओजन सुकून की सांस लेता है। ये कहते हुए कि दिन आखिरकार खत्म हो गया। सलीना नोट करती है कि वो खुश लग रहा था। वो उलझ जाता है जब वो पूछती है कि क्या ये इस वजह से है कि पिल्ला प्यारा था या इसलिए कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है। सलीना मजाक में कहती है कि उसे पैसों के अलावा किसी और वजह से खुश देखना नायाब है। ओजन जवाब देता है कि आज कोई भी मरीज संगीन तौर पर जख्मी नहीं था और बताता है कि वेट होने का सबसे मुश्किल हिस्सा बीमार जानवरों को देखना है। वो जितनी परवाह करता है उतना ही दर्द होता है, इसलिए वो अलग थलग रहने की कोशिश करता है। उसके ख्यालात उसकी पुरानी दुनिया के एक कस्टमर की तरफ चले जाते हैं जिसने छुट्टियों पर जाने के लिए अपने पेट को 1 महीने के लिए छोड़ दिया था। हमारे लड़के को याद है कि उसने उन्हें सख्ती से आधे हाथ लिया था और एहसास हुआ कि तब से उसने गार्डियंस को अक्सर डांटना शुरू कर दिया था। जैसे ही बंद करने का वक्त करीब आता है, सलीना कहती है कि अंधेरा हो रहा है। ओजन कस्टमर्स की बड़ी तादाद का जिक्र करता है और उसे सूरज ढलने से पहले जल्दी करने को कहता है। अचानक वही आदमी जो इंटरव्यू में आया था बाहर मदद के लिए पुकारता हुआ दिखाई देता है। ओजन सलीना की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो भूत भगा सकती है। वो जवाब देती है कि शायद वो कर सकती अगर जिस्मानी हमले वाकई रूहों पर काम करते। वो आदमी अंदर घुसता है, हमारे हीरो को पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर खींच ले जाता है, सलीना को हक्का बक्का छोड़कर। बाद में जंगल में ओजन जमीन पर लेटा हुआ है, जबकि वो आदमी बार बार माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा हीरो इतना अनफिट होगा कि वो पहाड़ भी नहीं चढ़ सकेगा। ओजन पूछता है कि वो कौन है। ये समझते हुए कि ये कोई भूत नहीं है, वो आदमी अपना तारुफ श्विन करवाता है, जो इलाके का इंतजामी सिविल सर्वेंट है, और बताता है कि वो हमारे हीरो को वहां लाया है क्योंकि उसने सुना था कि उसमें लॉर्ड के खरगोश को शांत करने का हुनर है। श्विन उसे एक आवारा कुत्ता पकड़ने को कहता है। ओजन इनकार करता है, ये कहते हुए कि वो वेट है, जानवर बचाने वाला नहीं। सलीना, जो पास ही दिखाई देती है, सफाई से कहती है कि वो रेस्क्यू टीम नहीं है। श्विन जिद करता है कि वो आखिरी उम्मीद है। बताता है कि 2 महीने पहले वो सवारा कुत्ते ने पहाड़ के बीच में एक जगह पर कब्जा कर लिया था, ठीक वहीं जहां उनकी नई ट्रेल की तमीर शुरू होनी है। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन कुत्ता बहुत तेज है और तमीर परसों शुरू होनी है। अगर वो उसे नहीं पकड़ सके तो फौज भेजी जाएगी और जानवर को वहीं मार दिया जाएगा। हमारा हीरो खामोश हो जाता है और आखिरकार पूछता है कि कुत्ता अब कहाँ है, ये साफ करते हुए कि उसने कभी जानवर नहीं पकड़े और वो सिर्फ पहले मुशाहिदा करना चाहता है। श्विन मान जाता है, कहता है कि वो पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर है। ओजन उसे याद दिलाता है कि उसने अभी हाँ नहीं की है, वो बस वहां देखने के लिए आया है। सलीना एक जाने पहचाने मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वो पक्का ये करने वाला है। साइट पर श्विन इशारा करता है जहां वो आवारा कुत्ता आमतौर पर रहता है। अचानक एक आवाज उनकी तवज्जो खींचती है और एक शामन सायों से बाहर निकलता है। ओजन उसे फौरन पहचान लेता है, जबकि सलीना कहती है कि बहुत से लोग शामन पालते हैं, लेकिन उतने ही लोग उन्हें छोड़ भी देते हैं। बहुत से लोग आजकल शामन रखते हैं क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है, फिर भी ज्यादातर को नजरअंदाज और भुला दिया जाता है। जब ओजन अपने सामने खड़े शामन की हालत देखता है तो वो बता सकता है कि ये तकरीबन 2 महीने से अकेला जी रहा है और शायद उस पूरे वक्त में ठीक से खाना नहीं खाया। अचानक एक अजीब आवाज जंगल से गूंजती है, सबको चौंका देती है। इसे कोई मॉन्स्टर समझते हुए हमारा हीरो शोर की तरफ मुड़ता है कि तभी शामन एक तेज चीख मारता है और उस पर झपट पड़ता है। सेलिना तेजी से बीच में आती है, हमारे लड़के को खतरे से बाहर खींचती है और खबरदार करती है कि इतना करीब रहना खतरनाक है। ओजन कहता है कि पीठ फेरना और एक गुस्सैल कुत्ते से भागना सबसे बुरा रिएक्शन है, जबकि सेलिना जवाब देती है कि कुछ न करने से जानवर उन्हें फाड़ देगा। फिर हमारा हीरो समझाता है कि भागने से वो जानवर मजीद भड़क जाएगा, उन्हें उसका ध्यान हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाता, शामन गैर मुतवक्का तौर पर शांत हो जाता है। सब जम जाते हैं, अचानक खामोशी से हैरान, और हमारा हीरो जोर से सोचता है कि वो क्यों रुक गया। उसे याद आता है कि श्विन ने जानवर को एक शिकारी कुत्ता बताया था और कहता है कि ऐसा जानवर अगर वाकई गुस्से में हो तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। फिर भी उनकी आंखों के सामने शामन खामोशी से वापस जंगल में चला जाता है। सेलिना बड़बड़ाती है कि कोई भी सच में नहीं समझ सकता कि कुत्ते के दिमाग में क्या चलता है।
इसी दौरान श्विन बताता है कि कैसे ये जानवर अक्सर लोगों को भगा देता है। उसका ये रवैया इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है कि करीबी बस्ती के गांव वाले लगातार शिकायतें भेजते हैं। जैसे ही ओजन सुनता है वो गहरी सोच में डूब जाता है। इससे पहले कि तजस्सुस उस पर हावी हो जाए, वो पूछता है कि उन्हें किस तरह की शिकायतें मिली हैं, और श्विन बताता है कि कैसे मुकामी लोग जानवर को एक वहशी दरिंदा कहते हैं जो पहाड़ पर घूमता है, जिसे वो खतरनाक मानते हैं और पकड़ने का मुतालबा करते हैं। हमारा हीरो इस पर गौर करता है। फिर जोर से पूछता है कि क्या कभी किसी को वाकई इससे चोट लगी है। श्विन फितरती तौर पर हाँ करने लगता है, लेकिन एक पल रुकने के बाद मानता है कि एक भी शख्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। सलीना की तरफ मुड़ते हुए हमारा हीरो याद करता है कि उसने एक बार मालिकों के लिए शामन की वफादारी का जिक्र किया था और पूछता है कि क्या वो अब भी इस पर यकीन रखती है। सलीना तस्दीक करती है कि वो रखती है, और ओजन के चेहरे के तकाजे थोड़े बदल जाते हैं, जैसे कि उसके दिमाग में अभी कुछ समझ आया हो। अगली सुबह ओजन और सलीना पहाड़ के दामन में सबसे करीबी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका ध्यान आवारा कुत्ते का सामना करने से हटकर उसके पीछे की कहानी जानने पर लग जाता है। अब हमारा लड़का कुत्ते के पुराने मालिक को तलाश करता है, ये मानते हुए कि उसके माजी को समझना ही हद तक पहुंचने की चाबी है। हालांकि वक्त कम है और दूसरे तरीके आसान लग सकते हैं, वो जानता है कि सिर्फ खाने के साथ जानवर को फंसाना काम नहीं करेगा। कुत्ते का कमजोर भूखा जिस्म फितरत से ज्यादा मजबूत चीज की गवाही देता है, एक ऐसा अटूट रिश्ता जिसे भूख खत्म नहीं कर सकती। जैसे जैसे वो चलते हैं, ओजन के दिमाग में यादें और ख्यालात आपस में मिलते हैं। वो याद करता है कि कैसे कुछ मालिक अपने पेट्स को रुकने का नरम हुक्म देते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द वापस आएंगे, सिर्फ गायब होने और कभी वापस ना आने के लिए। वही वफादारी और धोखा इस कुत्ते की तकलीफ की जड़ में होना चाहिए। हमारे हीरो ने ऐसे लोग देखे हैं जो उन्हें छोड़ने के काबिल हैं, जो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और ये ख्याल उसे खामोश गुस्से से भर देता है। पक्का इरादा करके हमारा हीरो खुद से वादा करता है कि जब वो आखिरकार मालिक को ढूंढ लेंगे तो उस शख्स को मजबूर किया जाएगा कि वो सामना करे जो उसने किया है, और देखे कि वफादार मखलूक ने कैसे बर्दाश्त किया है जिसे वो पीछे छोड़ गए थे। जैसे ही वो पूरे गांव में पूछताछ शुरू करते हैं, जल्दी ही एक पैटर्न सामने आता है। एक मुकामी ओजन को बताता है कि गैब्रियल नाम की औरत का शौहर उस कुत्ते की वजह से अपना काम जारी रखने से काजिर है, जो पहाड़ पर घूमता है। वालदैन अपने बच्चों को जंगल के करीब जाने देने से इनकार करते हैं, इस डर से कि वहां क्या छुपा है, और यहां तक कि गुजरने वाले नौजवान भी खतरे की वही कहानियां दोहराते हैं। एक बूढ़ा आदमी कई साल पहले पैसे खोने के बारे में कुछ बड़बड़ाता है, हालांकि उसके अल्फाज बाकी बातों से अलग लगते हैं। फिर भी सच्चाई साफ हो जाती है। पूरा गांव उस आवारा कुत्ते के लिए गहरी नाराजगी रखता है। घंटों सवालात करने के बाद हमारा लड़का और सलीना सड़क के एक खामोश कोने पर रुकते हैं। वही खौफनाक बातें सुन सुनकर थक चुके ओजन को शक होने लगता है कि शायद कुत्ते का मालिक इस गांव से है ही नहीं। सलीना इत्तेफाक करती है, ये नोट करते हुए कि अगर कुछ और नहीं तो जिनसे भी वो मिले हैं वो सब जानवर के लिए एक जैसी दुश्मनी रखते हैं। तभी लंबे बालों वाली एक औरत उनके पास आती है। उसने उनके सवाल सुन लिए हैं और संजीदा चेहरे के साथ वो जिक्र करती है कि वो जेक को ढूंढ रहे हैं, वो आदमी जो कभी उस कुत्ते का मालिक था। वो उन्हें अपने पीछे आने को कहती है और जेक भी घर की तरफ ले जाती है। ओजन देखता है कि घर कितना दूर है, दरख्तों के बीच छुपा हुआ, और औरत बताती है कि जेक अकेला रहता था, गांव वालों से अलग, इसीलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। जब वो छोटे लकड़ी के घर पहुंचते हैं, वो दरवाजे के पास एक मामूली कब्र के पास रुकती है और धीरे से खुलासा करती है कि जेक 2 महीने पहले एक लैंडस्लाइड में मर गया था। वो समझाती है कि उसका कोई खानदान नहीं था और उसने खुद उसकी तदफीन का इंतजाम किया। इसके अलावा वो जिद करती है कि जेक ने कभी अपने कुत्ते को नहीं छोड़ा, वो बस कभी वापस नहीं आ सका। औरत ये भी मानती है कि उसने एक बार कुत्ते को घर लाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही, और अब भारी आवाज में उदासी के साथ वो उनसे उस जानवर की मदद की भीख मांगती है जिसे वो मैक्स कहती है। उसकी बातों का बोझ ओजन पर गहरा असर करता है। एक खामोश पछतावा उसे भर देता है जब उसे एहसास होता है कि उसने हालात को कितना गलत समझा था। हमारा हीरो जेक के सुकून के लिए खामोश दुआ करता है, अब अफसोस का इजहार करता है और पक्का वादा करता है कि वो मैक्स को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में जंगल में वापस श्विन उन ऑफिसर्स से कहता है जो अभी आए हैं कि वो उन्हें अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहा था।
ये नोट करते हुए कि उन्होंने अपना पिछला मिशन उम्मीद से जल्दी खत्म कर लिया होगा। वो तजवीज़ देता है कि मैक्स को मारने का काम कल तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन ऑफिसर्स इस ख्याल को रिजेक्ट कर देते हैं। उनमें से एक जिद करता है कि इंतज़ार की कोई वजह नहीं है और मामला फौरन निपटना चाहिए, क्योंकि गांव वाले पहले ही कुत्ते से नफरत करते हैं। वो दलील देता है कि अगर वो शेड्यूल से एक दिन पहले ख़त्म कर दें तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। वापस जेक के घर पर ओजन अंदर कदम रखता है और फौरन हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस करता है, एक साफ निशानी कि जेक एक हर्बलिस्ट था। सलीना मशवरा देती है कि फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें मालिक की खुशबू हो, और करीब टंगे कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करती है। हमारे हीरो की नज़रें शेल्फ पर रखे फोटो फ्रेम पर जाती हैं जिसमें जेक और मैक्स साथ हैं। वो सोचता है कि उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा जो अपने कुत्ते की इतनी गहरी परवाह करता था। फिर सेलेना दीवार पर एक तस्वीर देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। ये एक मैंड्रेक की तस्वीर है। वो कहती है कि जेक ज़रूर इसकी तलाश में होगा। हमारे लड़के को याद आता है कि उसने एक बार मूवी में मैंड्रेक देखा था, और सेलेना समझाती है कि ये वो पौधा है जो चीखता है, एक नायाब और जमा करने में मुश्किल स्पेसिमेन। दोनों को पिछले दिन जंगल से आई अजीब आवाज़ याद आती है। खतरे के बावजूद मैंड्रेक बहुत कीमती है, कुछ ऐसा जो हर अर्बलिस्ट ढूंढने का ख्वाब देखता है। इसी दौरान मैक्स अपनी गुफा के सामने बैठा आसमान को घूर रहा है, ख्यालों में गुम अपने मालिक को याद कर रहा है। उस दिन बारिश हो रही थी जब वो और जेक गुफा के अंदर पनाह लिए हुए थे। जेक अचानक होने वाली तेज बारिश पर हंसा, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें रुकने का इंतजार करना चाहिए। आग जलाते हुए उसने मैक्स पर ऊनी कंबल डाला और कहा कि हिलना मत, वरना सर्दी लग जाएगी। मैक्स चिपक कर बैठ गया और जेक थका होने के बावजूद मुस्कुराया और कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें पनाह मिल गई। आसपास देखते हुए जेक ने गुफा की दीवार के पास एक पौधा उगता हुआ देखा। उसके पत्तों की शक्ल पहचान कर उसे एहसास हुआ कि ये एक मैंड्रेक है। हैरान होकर उसने माना कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किताबों के बाहर इसे देखेगा। पुरजोश होकर उसने अपना सामान लेने घर वापस जाने का फैसला किया। मैक्स को इंतजार करने को कहा और वादा किया कि वो अभी वापस आएगा। मैक्स धीरे से भौंका, लेकिन जेक ने तसल्ली दी कि यह दूर नहीं है। मुस्कुराते हुए वो बारिश में बाहर निकला। फिर अचानक बड़े चट्टानों की लैंडस्लाइड नीचे आई और उसे वहीं मार दिया। वक्त गुजरा, गुफा की आग बुझ गई, लेकिन मैक्स वफादारी से इंतजार करता रहा। अगले हफ्ते कुछ सैयाह वहां से गुजरे। उनमें से एक ने देखा कि कुत्ता काफी देर से वहां है। उन्हें लगा कि उसे छोड़ दिया गया है और तरस खाते हुए खाना देने का फैसला किया। लेकिन जब वो करीब गए, मैक्स चीखा और डरकर पीछे हट गया, उन्हें भगा दिया। घबरा कर सैयाह चले गए, बड़बड़ाते हुए कि कुत्ता खतरनाक है और कोई हैरानी नहीं कि मालिक ने उसे छोड़ दिया। मैक्स गुफा में वापस आया और फिर बैठ गया, जेक का इंतजार करते हुए, बेखबर कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जब मैक्स जेक को याद करता है, ऑफिसर्स करीब आते हैं। एक कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं क्योंकि देर हो रही है, उन्हें जल्द ही लौट जाना चाहिए। मैक्स के सामने खड़े होकर वो अपने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स तैयार करते हैं जो एक शामन को गिराने के लिए काफ़ी हैं। श्विन उनसे 1 घंटा और रुकने की इल्तिजा करता है, ये बताते हुए कि उसने कुत्ते को बचाने के लिए किसी को हायर किया है। जो श्विन ने देखा है, मैक्स ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो बस एक कहानी वाला कुत्ता है। ऑफिसर, जिस पर कोई असर नहीं हुआ, कहता है कि वो यहाँ कुत्ते की कहानी सुनने नहीं आए हैं। उनका काम रिहायशियों की हिफाजत करना है और बस यही मायने रखता है। जैसे ही वो अपनी बंदूक उठाता है और निशाना लगाता है, मैक्स जोर से हाँफता है। जैसे ही ऑफिसर ट्रिगर दबाने वाला होता है, सेलिना और ओजन पहुंच जाते हैं उसे रोकते हुए। सेलिना जिद करती है कि उन्हें आवारा कुत्ते को बचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना। उस लम्हे मैक्स अपने मालिक का साया अपने सामने खड़ा देखता है, जो नरम अंदाज में मुस्कुरा रहा है। वो साया उसे कहता है कि वो उसे लेने आया है और मैक्स ने बहुत लंबा इंतजार किया है। खुशी से भरकर मैक्स आगे बढ़ता है, दुम हिलाते हुए, ये मानते हुए कि उसका मालिक आखिरकार वापस आ गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट करीब आता है। उसकी आवाज़ धीमी और नरम है जब वो मानता है कि वो नहीं है जिसका मैक्स इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे बताता है कि घर जाने का वक्त आ गया है। जंगल पर एक सुनसान रात छा जाती है, जहां एक हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, जिसका पीछा एक जंगली मखलूक कर रही है, जिसकी चमकती पीली आंखें अंधेरे को चीर रही हैं। उसकी तेज चीख दरख्तों में गूंजती है, जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई।
सुबह तक ओजन के क्लिनिक की खामोशी टूट जाती है जब एक कस्टमर अंदर घुसता है, परेशानी में। अपने पेट के लिए मदद की भीख मांगता हुआ। हमारा हीरो नीचे देखता है तो एक लुढ़कता हुआ पांडा मिलता है जो इतना मोटा है कि मुश्किल से हिल पा रहा है। वो यकीन ना करते हुए बड़बड़ाता है, जबकि मालिक जिद करता है कि पांडा कमजोर हो गया है और मुश्किल से खाता है, सिर्फ दिन में 7 खाने। ओजन आह भरता है, वार्निंग देता है कि अगर इसने सेहतमंद वजन वापस नहीं पाया तो ये शदीद बीमार हो सकता है। मालिक सदमे में लगता है, यकीन करने को तैयार नहीं, और हमारा लड़का बिना एक लफ्ज कहे अगले मरीज को बुलाता है। श्विन अपनी मामूल की खुशअखलाक मुस्कुराहट के साथ अंदर आता है, मिलते हुए। हमारे प्रोटैगनिस्ट से शाइस्तगी से। उसे देखकर ओजन को मैक्स की याद आती है, वो कुत्ता जो कभी अपने मालिक को खोने के बाद पहाड़ से नीचे आया था। मैक्स अपने मालिक की कब्र पर कई दिन तक रुका रहा था, जेक की मौत को कबूल करने से कासिर। गांव के हर शख्स ने उस पर तरस खाया, जब तक कि वो आखिरकार उस शख्स के साथ खुल मिल गया जिसने उसे विजिट किया और देखभाल की, श्विन। जब ओजन पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया और क्या मैक्स को कुछ हुआ है, श्विन इनकार करता है और इसके बजाय अपने बैग से एक मैंड्रेक पौधा निकालता है। सेलिना उसके बारे में कुछ अजीब नोटिस करती है। इसकी जड़ मिट्टी के ऊपर निकली हुई है, ज्यादातर मैंड्रेक्स के बरक्स जो गहरा दफन रहना पसंद करते हैं। श्विन बताता है कि जेक ने मरने से पहले मैंड्रेक ढूंढ लिया था और इसे निशानी के तौर पर रखने का फैसला किया था। फिर भी जब उन्होंने इसे दोबारा लगाने की कोशिश की, मैंड्रेक खुद को जमीन से बाहर निकलता रहा, दिन रात मुसलसल चीखता रहा, यहां तक कि गांव के हर शख्स को ईयर प्लग्स पहनने पड़े। कुछ के तो कान के पर्दे भी फट गए। सेलेना बताती है कि ऐसा रवैया हो सकता है क्योंकि मैंड्रेक्स अपने माहौल के बारे में मिजाज वाले माने जाते हैं। श्विन आहा भरता है कि पौधे को संभालना नामुमकिन हो गया है, ये नोट करते हुए कि ये अभी सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि ये सो रहा है, लेकिन जैसे ही ये जागेगा हंगामा शुरू हो जाएगा। वो ओजन से इसे लेने की इल्तिजा करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इनकार करता है, जिद करता है कि वो जानवरों का इलाज करता है, पौधों का नहीं, और जो चीज़ चीखती है उसे एक पौधा भी नहीं माना जा सकता। श्विन जिद करता है कि ये ना पौधा है ना जानवर, बल्कि उससे कहीं बदतर एक शैतान है। ओजन जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो चर्च इसे ले जाने के लिए बेहतर जगह होगी। इससे पहले कि कोई और लफ्ज़ बोला जाता, मैंड्रिक हिलता है। श्विन घबरा जाता है, चिल्लाता है कि ये जाग रहा है और जल्दी से उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है, अपने साथियों के साथ क्लिनिक से फरार हो जाता है, इससे पहले कि हमारा हीरो उन्हें रोक सके। तंग आकर ओजन उनके पीछे बुरा भला कहता है, बड़बड़ाता है कि उसने लोगों को बहुत सी चीजें छोड़ते देखा है, लेकिन कभी पौधा नहीं। सेलिना जल्दी से मैंड्रिक को ग्लास शील्ड से ढक देती है और उसे याद दिलाती है कि मैंड्रिक्स कीमती जड़ी बूटियां हैं, उनका हर हिस्सा पत्ते से तक मरते हुए को बचा सकता है। हमारा लड़का उनकी कीमत के बारे में बड़बड़ाता है अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जा सके। अचानक मैंड्रेक अपनी आंखें खोलता है। सेलिना उसे कान बंद करने की वार्निंग देती है, इससे पहले कि वो चीखें, अपने कान के पर्दों के लिए डरते हुए। ओजन घबराकर अपने गुमशुदा नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स के बारे में शिकायत करता है और खुद को तैयार करता है, लेकिन चीखने के बजाय मैंड्रेक मुस्कुराता है। कंफ्यूज्ड वो देखता है जब सेलिना उसके बर्ताव का मुताला करती है। उसे एहसास होता है कि ये शायद उसे पसंद करता है और उससे अपना हार निकालने को कहती है। जैसे ही वो करता है, मैंड्रेक की आंखें फैल जाती हैं और वो खुशी से नाचने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से इस पर यकीन कर पाता है, जबकि सेलिना हंसती है, कहती है कि ये सूरजमुखी खिलौने जैसा खुश लग रहा है जो उसने कभी देखा था। वो बड़बड़ाता है कि ये मुवाजना सुनने में कितना घिनौना लगता है, लेकिन सेलिना बस उसे कहती है कि फिलहाल वो इसे अपने कमरे में रखे। अपने एतराज़ के बावजूद वो आखिरकार वही करता है। उस रात देर गए एक जोर की दस्तक हमारे हीरो को जगा देती है। नींद में वो शिकायत करता है कि रात की विजिट्स के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जब तक कि एक औरत जख्मी कुत्ते के साथ अंदर नहीं आती जिसे बहुत खून बह रहा है। गहरे जख्म देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़बड़ाता है कि चोटें इतनी संगीन हैं कि खून रुकना मुश्किल है। सेलिना उसे याद दिलाती है कि मैंड्रेक के पत्तों में खून जमाने की जबरदस्त खासियत होती है और उसके कहने पर वो पौधे के पास जाती है। मैंड्रेक उसे शक की नज़र से देखता है, इसलिए वो हिचकिचाती है और मशवरा देती है कि ओजन को खुद उससे पूछना चाहिए। वो पौधे से इजाज़त मांगने की बेतुकी बात पर बुड़बुड़ाता है, लेकिन फिर भी करता है। जैसे ही वो पत्ता मांगता है, मैंड्रेक मुस्कुराता है, नाचता है और धीरे से गुनगुनाता है,
हालांकि हैरान, हमारा लड़का पत्ता लेता है और खून रोकने में कामयाब हो जाता है, कुत्ते की जान बचा लेता है। वो औरत शुक्रगुजारी से रोती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट जमाई लेता है और उसे फॉलो अप केयर के लिए वापस आने को कहता है। बिस्तर पर वापस जाने से पहले सिर्फ आधे घंटे बाद एक और जरूरी दस्तक उसके आराम में खलल डालती है। इस बार एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है, जिसकी बाहों में एक नोचा हुआ हिरन है, मदद की भीख मांगता हुआ। जानवर का जिस्म जालिमाना जख्मों से ढका हुआ है और ओजन संजीदगी से नोट करता है कि ये शिकार से नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स से है जिसे जुल्म में मजा आता हो। वो किसी साइकोपैथ के जिम्मेदार होने के बारे में बतबताता है। गांव वालों को उलझन में डालता है, जो पूछते हैं कि क्या ये किसी किस्म का नया मॉन्स्टर है। जब एक छोटी बच्ची धीरे से बताती है कि ये बैरन डॉयल का पालतू भेड़िया है जो मजे के लिए ऐसी चीजें करता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट की बेयकीनी गुस्से में बदल जाती है। वो उस नोबल को बुरा भला कहता है, पूछता है कि ऐसे रवैये की इजाजत कैसे है, जानवरों की हिफाजत के कावानीन ना होने के बारे में चिल्लाता है। गांव वाले उसे याद दिलाते हैं कि बैरनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो एक नोबल है। हमारा हीरो नाइंसाफी के खिलाफ बोलता है, आज़ादी, कानून और जमहूरियत के बारे में चिल्लाता है, वो तसव्वुरात जो दूसरों ने कभी सुने भी नहीं थे, जब तक सेलिना उसे हिरन के इलाज पर ध्यान देने को नहीं कहती। एक हफ्ते बाद क्लिनिक के बाहर हंगामा हो जाता है। एक बड़ी भीड़ जमा होती है। सब अपने पेट्स को बचाने के लिए डॉक्टर को पुकार रहे हैं। थका हुआ और परेशान ओजिन शोर शराबे में शामिल हो जाता है, बड़बड़ाता है कि वो इस तरह नहीं जी सकता और तबकाती इनकलाब का मुतालबा करता है। हमारा लड़का भीड़ को डॉयल की मैंशन की तरफ ले जाता है, बैरनों के खिलाफ इल्जामात के नारे लगाता है और सताए हुए जानवरों के लिए इंसाफ मांगता है, जब तक कि बैरन के गार्ड्स नहीं आ जाते। जब वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को पूछते हैं, वो बड़बड़ाता है कि उसकी इंटेलिजेंस डरावनी हद तक तेज है और आगे बढ़ता है, अपना नाम बताता है। उसकी हैरानी के लिए गार्ड्स झुकते हैं और इज्जत के साथ उसे महल ले जाते हैं। अंदर उसे फर्श पर एक बड़ा खूनी पंजों वाला भेड़िया लेटा हुआ मिलता है, जो संगीन तौर पर जख्मी है। बैरन डॉयल उसके पास खड़ा है, परेशान, ओजिन से अपने प्यारे पेट को बचाने की भीख मांग रहा है, बदले में कुछ भी देने का वादा करता है। हमारा हीरो और सेलिना जम जाते हैं, उस मखलूक को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं जिसने इतनी तकलीफ दी थी। जानवर के हमलों के एक हफ्ते बाद शहर के लोग जमा होते हैं, मगरिबी जंगल में देखी गई एक जादुई मखलूक के बारे में फुसफुसाते हुए। अफवाहें फैलती हैं कि निकाले गए भेड़िए को मार दिया गया है और एक बड़ा आदमखोर मॉन्स्टर अब जंगल में घूमता है, जानवरों का शिकार करने के बाद लोगों पर हमला कर रहा है। भीड़ में डर फैल जाता है। कुछ मानते हैं कि गांव तबाह होने वाला है और निचली बस्ती की तरफ भागने की बात करते हैं। दूसरे जिद करते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैरन डॉयल ने मॉन्स्टर पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो जंगल में लगाए गए एक बड़े जाल और दिन रात गश्त करते सिपाहियों का जिक्र करते हैं। गांव वाले बैरन को काबिले एतबार कहकर तारीफ करते हैं, पूरा यकीन रखते हुए कि वो उसकी हिफाजत में महफूज हैं। हमारा हीरो सुनता है, पूरी तरह इस बात से बखूबी वाकिफ था कि सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसे याद आता है कि कैसे बैरन रो रहा था और अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था कि उस मॉन्स्टर को पकड़ो जिसने उसके बच्चे पर हमला किया, जबकि उसके नौकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ओजिन को ये मंजर अपनी दुनिया की मीडिया मैनिपुलेशन जैसा लगा। सेलिना उसके बगल में खड़ी थी, उसके चेहरे पर परेशानी देख रही थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्लिनिक में लाए गए ज्यादातर जख्मी जानवर पूर्वी जंगल के करीब हमले का शिकार हुए थे, जो गांव के पास है, जबकि बैरन के भेड़िए के साथ हादसा पश्चिमी जंगल में गहराई में हुआ था। इसके बावजूद बैरन के आदमी पूर्वी हिस्से को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पश्चिमी जंगल पर ध्यान दे रहे हैं। सेलिना को भी ये मशकूक लगता है। गांव वाले शायद ही कभी पश्चिमी जंगल में जाते हैं, जिसे भूताहा माना जाता है। जब वो बात कर रहे थे, ग्लास वर्कशॉप का एक आदमी उन्हें अंदर बुलाता है, ये बताते हुए कि ओजिन ने जो सिरिंजेस ऑर्डर की थीं वो तैयार हैं। ये मुंह से फूंक कर बनाई गई हैं, मजबूत शीशा जो एल्बेरियम पाउडर के साथ मिला हुआ है, जो गर्मी और झटके बर्दाश्त कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनका मुआयना करता है, कारीगरी से मुतासिर होकर इस टेक्नोलॉजी को शानदार कहता है और हैरान होता है कि ये हाथ से बनी है। कारीगर बताता है कि ये प्रोसेस मुश्किल था और जिद करता है कि वो और नहीं बना सकता। ओजन उसे दिल खोलकर पैसे देता है। आदमी की हिचकिचाहट के बावजूद पार्टनरशिप कायम कर लेता है। धीरे धीरे क्लिनिक नए साजो सामान से भर जाता है। मरम्मत शुरू होती है और सेलिना लेआउट का जायजा लेती है। मुनज़्ज़म और मॉडर्न ढांचा देखकर हैरान होती है। हमारा लड़का खुद से सोचता है कि ये आखिरकार एक असली हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। एक दिन
आदमी जड़ी बूटियों की गठरियां लेकर अंदर आता है। वो दिलचस्प असरात वाली कई किस्में दिखाता है। कुछ खाने या सूंघने पर नींद लाती हैं, दूसरी पेट दर्द खत्म करती हैं या खांसी रोकती हैं, और एक बूटी में एंटीसेप्टिक खासियत है। ओजन बेयकीनी से उनका मुआयना करता है, उनके असरात को गैर मामूली पाता है। कुछ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो जानलेवा बीमारियों का इलाज करती हैं। वो बड़बड़ाता है कि उसकी दुनिया में भी ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं, जबकि सेलिना उसके शक का मजाक उड़ाती है। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आती है, ओजन को जल्दी आने को कहती है क्योंकि मॉन्स्टर पकड़ा गया है। जंगल में सिपाही, शिकारी कुत्ते और बैरन डॉयल टूटे हुए जाल के गिर्द जमा हैं। दरख्तों के बीच गरजने की आवाज गूंज रही है। सिपाही आगे बढ़ते हैं, दावा करते हुए कि मॉन्स्टर घिर चुका है। जैसे ही हमारा हीरो करीब आता है, मखलूक का साया दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी बिल्ली निकलती है जो गुस्से में रो रही है। सब खामोश हो जाते हैं। सिपाही हिचकिचाते हैं, ये देखते हुए कि ये एक आम आवारा बिल्ली लगती है, लेकिन बैरन जिद कहता है कि ये वही मखलूक है जिसने उसके भेड़िए को डराया था। उसके पंजों और दांतों को उसकी बुराई का सबूत बताता है। ओजन को एहसास होता है कि सिपाही संजीदा हैं जैसे ही वो बिल्ली पर जाल फेंकते हैं। जानवर चटपटाता है और रोता है, जबकि बैरन हंसता है, उसे जलाने का हुक्म देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एतराज करता है, लेकिन बैरन मांग करता है कि बिल्ली को अवामी सजा के लिए जिंदा घसीट कर ले जाया जाए। डरे हुए जानवर को देखकर हमारे हीरो को अपनी दुनिया याद आती है, जहां एक आदमी एक बार जख्मी बिल्ली को उसके क्लिनिक लाया था, ये बताते हुए कि वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में उसे खाना देता था इससे पहले कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई। ओजन ने ऐसे लोगों को शैतान कहा था, जानवरों पर जुल्म करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करते हुए। वापस हाल में बिल्ली जाल को फाड़ देती है, जिससे सिपाही घबराहट में शोर मचाते हैं कि उसे दोबारा पकड़ो। अचानक हमारे लड़के को एक तरकीब सूझती है। वो सबको अपना मुंह और नाक ढकने के लिए चिल्लाता है, फिर बिल्ली के माथे की तरफ इशारा करता है। उसके माथे पर एम हर्फ जैसा निशान हल्का सा चमक रहा है। वो ऐलान करता है कि ये एक बड़े शैतान का निशान है, वो जो दुनिया भर में बवाल लाता है। गोना का निशान, बड़ी महामारी। ओजिन बिल्ली को एक शैतान करार देता है, बड़ी महामारी की असली शक्ल, दावा करते हुए कि इन्फेक्शन पहले चूहों के जरिए फैला, फिर उस बिल्ली में गया जिसने इन्फेक्टेड चूहों को खाया और उनका काला जादू जज्ब कर लिया, जिससे वो बीमारी का और भी ताकतवर जरिया बन गई। हमारे प्रोटैगनिस्ट के मुताबिक ये बिल्ली आने वाली तबाही की जड़ है। एक बार जब बीमारी फैलना शुरू होगी, वो वार्निंग देता है कि आधी आबादी गायब हो जाएगी। लोग जो पहले ही बिल्ली को मारने के लिए तैयार थे, बेयकीनी से सुनते हैं। सिपाही उसके दावे का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक कि बैरन डॉयल सच्चाई पर जोर देता है, हमारे हीरो की कहानी पर शक करते हुए। उनके शक के बावजूद ओजन डटा रहता है, याद करते हुए, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल इस जैसी थी, जिसने कभी ऐसी ही वबा के खिलाफ जंग लड़ी थी। मास्क, डर और अफरा तफरी से भरी दुनिया। वो जिद करता है कि मखलूक में वाकई शैतानी ताकत हो सकती है, लेकिन ये अभी इतनी छोटी है कि इसे दबाया जा सकता है। हमारा लड़का इजाफा करता है कि उसकी दुनिया में इलाज ढूंढ लिया गया था और यहाँ भी वैसा ही मुमकिन हो सकता है। सेलिना की तरफ मुड़ते हुए ओजन खामोशी से उम्मीद करता है कि वो उसके झूठ का साथ देगी। वो पुरसुकून अंदाज में समझाती है कि बिल्ली के खून और सही जड़ी बूटियों के साथ इलाज बनाना मुमकिन हो सकता है। जाहिरी तौर पर पुरसुकून, हमारा हीरो फिक्र करता है कि उसका दाव नाकाम हो सकता है। सिपाही इस कहानी को बेवकूफाना कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि तनाव और बढ़े, बैरन ओजन को 1 हफ्ता देता है। उस वक्त के अंदर उसे मखलूक को ठीक करना होगा और उसे महल में पेश करना होगा, जिसके बाद बिल्ली को सारेआम सजा दी जाएगी। वापस क्लिनिक में हमारा प्रोटैगनिस्ट सुकून की सांस लेता है, सेलिना की हाजिर जवाबी का शुक्रिया अदा करता है और मुतासिर होता है कि उसने कितना यकीन दिलाने वाला नाटक किया। वो जवाब देती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। टेक्निकली मखलूक और मैंड्रेक की जड़ों का इस्तेमाल करके इलाज बनाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए सिंकडन मैंड्रेक्स की जरूरत होगी। वो पूछती है कि वो जानवर को क्यों बचाना चाहता है। वार्निंग देती है कि एक बार जब ये जाग गया तो इसकी ताकत को काबू करना नामुमकिन हो सकता है। ओजन समझाता है कि ये बिल्ली गांव के हमलों की जिम्मेदार नहीं है। वो जानवरों की चोटों का रिकॉर्ड दिखाता है, ये बताते हुए कि जख्म साइज और शक्ल दोनों में उनसे मुख्तलिफ हैं जो बिल्ली पहुंचा सकती थी। पैटर्न एक बिल्कुल मुख्तलिफ शिकारी की तरफ इशारा करता है। सेलिना जल्दी ही सच्चाई समझ जाती है। मैग्मा, बैरन डॉयल का भेड़िया, असली मुजरिम रहा होगा और बिल्ली ने बस अपना दिफा किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट इत्तेफाक करता है
लेकिन इसे मशकूक पता है कि बैरन, जिसने कभी मैग्मा के हमलों को छुपाया था, अचानक दूसरे जानवर पर इल्जाम लगाता है और सारे आम शिकार शुरू कर देता है। उसे शक है कि शिकार सिर्फ एक बहाना है और असली हदफ बिल्ली है। सेलिना गौर करती है कि ये वजाहत करेगा कि बैरन मखलूक को मारने के बजाय जिंदा क्यों पकड़ना चाहता था और उसने ओजन की कमजोर वजाहत को इतनी आसानी से क्यों कबूल कर लिया। उसके भड्डे झूठ के बारे में तबसरा हमारे हीरो को चढ़ाती है, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही बिल्ली के जख्मों पर चला जाता है। उसके माथे पर निशान कोई आम चोट नहीं है और उसकी टांगों पर पुराने निशान लंबे अरसे की तकलीफ का पता देते हैं। वो इस सच्चाई को बेनकाब करने का इरादा करता है कि इस मखलूक ने क्या बर्दाश्त किया है। सेलिना उसे गौर से देखती है, यह एहसास करते हुए कि वो लालची बेहिस वेट नहीं है जैसा वो उसे समझती थी। जिस तरह से वो जानवर को संभालता है उसमें एक नरमी है, जब तक कि हमारा लड़का अचानक बिल्ली को गले नहीं लगा लेता, अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लेता है और उसे नर्म और गर्म कहता है। ये मंजर सेलिना के पुराने तसव्वुर को मिटा देता है, उसे यकीन दिलाता है कि ओजन भास पागल है, जबकि करीबी मैंड्रेक जलन से सुलग रहा है। अगली सुबह क्लिनिक के बाहर से खौफनाक चीखें गूंजती हैं। शहर के लोग जमा होते हैं, अजीब आवाज़ों के बारे में हैरत और डर में फुसफुसाते हुए। अफवाहें तेजी से फैलती हैं, दावा करती हैं कि हमारा हीरो एक शैतान से लड़ रहा है और वबा की जड़ को पाक कर रहा है। कुछ ही घंटों में अवामी राय उसे एक लेजेंड बना देती है, दूसरी दुनिया का जादूगर। भीड़ उसका नाम लेती है, किम ओजिन को महान जादूगर कहती है। अंदर बढ़ते हुए शोर से बेखबर हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्ली को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसका चेहरा नोच लेती है। मखलूक का गुस्सा उसे परेशान करता है, लेकिन वो देखता है कि ये पहले से छोटी लग रही है। सेलिना बताती है कि पिछले 3 दिनों में इसका साइज और वजन दोनों कम हुए हैं और वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये शैतानी ताकत खो रही है। ओजिन नतीजा निकालता है कि ये बस भूखी है। भूख इसके गुस्से को बढ़ा रही है, एनर्जी जला रही है और एक मनहूस साइकिल में इसकी भूख को गहरा कर रही है। जैसे ही हमारा हीरो कोरो नाम के शैतानी स्नैक की ख्वाहिश करता है, उसके सीने में अचानक दर्द होता है। उसके गले में ड्रैगन का नेकलेस चमकता है, रोशनी छोड़ता है, जो एक जानी पहचानी चॉकलेट जैसी ट्रीट में जम जाती है। स्नैक सीधा बिल्ली के मुंह में जाता है और वो खुशी से चबाने लगती है। ओजिन सुकून महसूस करते हुए उसे बढ़ती हुई मोहब्बत के साथ खिलाता रहता है, जबकि सेलिना खामोश हैरानी में देखती है। जैसे ही बिल्ली खाती है, उसके माथे का निशान हल्का सा चमकने लगता है। सेलिना जम जाती है, अचानक समझ जाती है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। उनके सामने वाली मखलूक कभी सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी। मोनोसेरोस सींग वाला शेर कभी उस दौर में एक जादुई जानवर के तौर पर हुकूमत करता था, जब ड्रैगन्स गायब हो गए थे और माना पूरी दुनिया में फैल गया था। मुकद्दस माने जाने वाले उनके सींग बंजर जमीनों को पानी से नवाजते थे और अंधेरे को रोशनी में बदल देते थे। उनके दिलों में माना पैदा करने की मौजज़ाती ताकत थी और उनके माथे पर सींग एक इलाही जरिया था, जिसके जरिए वो ताकत बहती थी। फिर भी जिन्होंने उन्हें छूने की जुर्रत की, वो यकीनी मौत से मिले। बड़े माना के कहत के बाद उनकी नस्ल कम हो गई। उन्हें जिंदा रहने के लिए छोटी मखलूक का भेस बदलने पर मजबूर होना पड़ा। अगरचे कमज़ोर हो गए, उन्होंने कभी अपनी इलाही नस्ल का फ़ख्र नहीं खोया और फ़ानी इंसानों के हाथों कभी पालतू नहीं बन सके, सिवाय एक हस्ती के, शिफा की रूह। क्लिनिक में छोटी बिल्ली आखिरकार पॉटी करती है और ओजन सुकून पाते हुए कोरो खिलाते हुए उसकी तारीफ करता है। सेलेना देखते हुए सोचती है कि क्या मखलूक को शैतानी ट्रीट के साथ ललचाना अक्लमंदी है। उसी रात बैरन डॉयल की हवेली में एक जासूस उसे रिपोर्ट करता है कि बिल्ली फर्माबरदारी से खा रही है और हमारा लड़का उसे बच्चे की तरह अपनी बाहों में पकड़ता है। बैरन शक में सुनता है जब उसके सिपाही उसके पास घुटने टेकते हैं। उनकी आवाज में बेचैनी है। वो शैतान के शेर और अफवाह वाली वबा के बारे में बात करते हैं, वार्निंग देते हुए कि मखलूक आम नहीं हो सकती। उन्हें याद है कि किसी इंसान ने कभी मोनोसेरोस को नहीं पाला, यहाँ तक कि कमज़ोर को भी नहीं। बदतरीन हालात में उनके जिस्म के अंदर का माना जहर में बदल सकता है, उन्हें जिंदा बम बना सकता है। उनकी ताकत, वो कहते हैं, एक पूरी कौम को तबाह कर सकती है। बैरन डॉयल परेशान होकर उजिन की उस वबा के बारे में कई बातें याद करता है जिसने कभी उसकी दुनिया को तबाह किया था, एक जंग जो इंसानियत ने बरसों लड़ी। उसे ये भी
याद आता है कि कहा जाता था मोनोसेरोस इंसानों के दिए गए तमाम खाने को ठुकरा देते हैं। अब वो सोचने लगता है कि क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। अगली सुबह क्लिनिक सरगर्मी से गूंजता है। नई असिस्टेंट पीओ, जो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, अगले मरीज को एग्जाम रूम में आने के लिए बुलाती है। जगह जिंदा दिल और मुनज्जम लगती है, बिल्कुल वैसी जैसी एक अच्छी क्लिनिक होनी चाहिए। इसी दौरान सेलिना एक शोर मचाने वाले मरीज को डांटती है जिसका जानवर शांत रहने से इनकार करता है। उसकी चिढ़ बढ़ती है और गुस्से की एक झलक में वो शोर को जादू से खामोश कर देती है, सबको चौंका देती है। ओजन खौफजदा होकर देखता है जब वो दूसरे कस्टमर पर अपना स्पेल दोहराती है। क्लिनिक के अंदर अफरा तफरी पैदा करती है। फिर बिना किसी वार्निंग के सेलेना अचानक आधे दिन की छुट्टी की दरख्वास्त करती है और फिर गायब हो जाती है। बाद में हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसका हाथ से लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें बिना इजाज़त गैर हाजिरी का ऐलान किया गया है। उसकी गंदी लिखाई सिर्फ उसकी मायूसी को बढ़ाती है। वो बड़बड़ाता है कि असली वेटरिनेरियंस भी इतनी गैर पेशेवराना तरीके से काम नहीं करते। मदद के लिए परेशान, इसीलिए वो पीओ को बुलाता है जो पास ही की एक वाकिफ है, ताकि वो आर्जी तौर पर जगह संभाल सके। उसकी हैरानी के लिए पीओ गैर मामूली तौर पर काबिल निकलती है। क्लाइंट्स को संभालना, सामान उठाना और खुश अखलाकी से नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखना। उसका काम करने का जज्बा हमारे हीरो को इतना मुतासिर करता है कि वो उसे मुस्तकिल पोजीशन के लिए सोचना शुरू कर देता है। मसरूफ दिन के बीच उजिन कुछ अजीब नोटिस करता है। क्लिनिक, जो आमतौर पर जानवरों की आवाज़ों से भरा रहता है, अचानक खामोश हो गया है। अगली सुबह राज खुलता है जब एक जाना पहचाना मरीज वापस आता है। पिंग पिंग हैमस्टर। उजिन बेयकीनी से घूरने लगता है। वो मखलूक जिसका वजन कभी मुश्किल से किलो था, अब 10 गुना बड़ी लगती है, तकरीबन एक छोटे कुत्ते के बराबर। वो जोर से सोचता है कि क्या ये पांडा में बदल गया है। मालिक उसे ठीक करता है, इसे फ्लॉपर डॉग कहता है। तभी हमारे लड़के को एहसास होता है कि इस दुनिया में हैमस्टर्स का नाम अलग है। मालिक उसके रिएक्शन से उलझकर पूछता है कि क्या वो जानता है कि फ्लॉपर क्या है। उजिन बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पियो सफाई से बीच में आती है, समझाती है कि वो दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए वो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है और इसलिए उसका तिब्बी इल्म मुकामी समझ से ज्यादा है। खुशामद से खुश होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सुनता है जब मालिक नतीजा निकालता है कि उसने जरूर बाहर पढ़ाई की होगी। फकर और लुत्फ उठाते हुए वो फौरन पियो को मुस्तकिल स्टाफ मेंबर के तौर पर रख लेता है। वापस पिंग पिंग की तरफ मुड़ते हुए ओजन उसके बड़े जिस्म का मुआयना करता है। मखलूक सेहतमंद लगती है, हालांकि उसका गैर मामूली रंग और साइज सवाल खड़े करता है। वो अंदाजा लगाता है कि इसने शायद किसी किस्म का ग्रोथ मैजिक जज्ब कर लिया है। जैसे ही वो मुशाहिदा करता है, उसके पास बैठी बिल्ली जाहिरी तौर पर जलती है और हैमस्टर की तरफ झपटती है। जिस लम्हे वो टकराते हैं, पिंग पिंग हम शक्ल हिस्सों में बट जाता है। क्लिनिक में हर कोई जम जाता है और जिन जो देख रहा है उसे समझने की कोशिश करता है। जहनी तौर पर एतराज़ करता है कि ये उसकी जानने वाले फिजिक्स के हर कानून को तोड़ता है। मालिक हद से ज्यादा खुश 3 मखलूकों को गले लगाता है, ऐलान करता है कि बरसों की तन्हाई के बाद आखिरकार पिंग पिंग की एक फैमिली है। उनमें से एक छोटी कॉपी कमरे में भागती है। क्लिनिक में एक हंगामा खेज भागदौड़ शुरू करती है। मखलूक के छोटे जिस्म उन्हें नामुमकिन हद तक तेज बनाते हैं, शोर शराबे में इजाफा करते हुए। सेलिना अचानक वापस आती है, कहीं से भी जाहिर होती है। बड़ी आसानी और सफाई के साथ वो तीनों को पकड़ लेती है, 2 हाथों में और एक दांतों के बीच, और उन्हें ब्लूप्स करार देती है। जब उनकी असल के बारे में पूछा जाता है तो मालिक मानता है कि उसने ये मखलूक अपने बाप से तोहफे में ली थी। उसकी असल हकीकत से बेखबर सेलिना उन्हें मुशाहिदा के लिए रखने का फैसला करती है, मालिक को यकीन दिलाते हुए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओजन इजाफा करता है कि क्लिनिक कभी गैर अखलाकी तजुर्बात में हिस्सा नहीं लेता और बिना गार्डियन की इजाज़त के कुछ नहीं होता। हालांकि अंदर ही अंदर वो सोचता है कि वो क्यों मॉरल भाषण देने वाला बन रहा है। उस शाम बाद में सलीना समझाती है कि ब्लूप्स बिल्कुल भी फितरती मखलूक नहीं है, बल्कि एक पागल जादूगर ने बहुत पहले बनाया था। हमारा हीरो हैरान होता है, ये एहसास करते हुए कि इस दुनिया में भी अपने पागल साइंटिस्ट्स हैं। सलीना जिद करती है कि जादूगर पूरी तरह बुरा नहीं था, बस भटका हुआ था और उसकी बनाई हुई चीजें, हालांकि गैर मुस्तकिम थीं, कभी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थीं। ओजिन तबसरा करता है कि ब्लूप्स को 1 सदी पहले गायब हो जाना चाहिए था और इतने अरसे बाद एक से मिलने पर हैरान होता है। तजस्सुस उस पर हावी हो जाता है और वो आराम से सलीना से पूछता है कि वो कितनी उम्र की है। इससे पहले कि वो जवाब देती, पास ही स्कूंजा से एक अजीब गर्गलिंग आवाज आती है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट फिक्र में उसकी तरफ मुड़ता है कि तभी एक दस्तक उसे रोक देती है। दरवाजे के पीछे से एक सिपाही की आवाज ऐलान करती है कि बैरन डॉयल आ गया है। जैसे ही लॉर्ड बैरन ओजन के क्लिनिक में कदम रखता है, ये ऐलान करते हुए कि वो मॉन्स्टर को बाहर लाएगा, हमारा प्रोटैगनिस्ट खामोश घबराहट में घिरा हुआ है, इस कश्मकश में कि बिल्ली को छुपाया जाए या एक हफ्ते के अंदर उसे भागने में मदद की जाए। उसके पास तैयारी का वक्त नहीं था। हर लम्हा मखलूक की देखभाल में लग गया है। एक घबराई हुई मुस्कुराहट के साथ हमारा हीरो नोबल को शाइस्तगी से मिलता है। उसका दिमाग सलीना की तरफ जाता है, जो पहले ही जा चुकी है और उसे अकेले मुसीबत का सामना करने के लिए छोड़ गई है। बैरन भारी कदमों से बैठता है, खुशगप्पी में दिलचस्पी नहीं रखता, चाय की पेशकश भी ठुकरा देता है और फौरन मॉन्स्टर को देखने का मुतालबा करता है। ओजन हिचकिचाता है, बड़बड़ाता है कि इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बैरन सर्द लहजे में कहता है कि अगर क्लिनिक अभी भी खुला है तो इलाज मुकम्मल होना चाहिए। हमारा लड़का जल्दी से एक झूठी कहानी बनाता है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक हादसे की वजह से उसके और बिल्ली के बीच एक पुरअसर निशान जाहिर हुआ, जिसने उन्हें आपस में बांध दिया ताकि वो अब अलग ना हो सके। बैरन के आदमी शक की नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, बड़बड़ाते हुए कि वो जरूर पागल होगा जो उम्मीद करता है कि कोई ऐसी बकवास पर यकीन करेगा। ये एहसास करते हुए कि उसकी कहानी बिखर रही है, हमारा प्रोटैगनिस्ट टैक्टिक्स बदलता है। सवाल करता है कि बैरन के पास उसके मैनर के डंजन में एक और काली बिल्ली क्यों कैद है। इल्जाम नोबल को चौंका देता है। एक लम्हे के लिए उसका सुकून डगमगा जाता है। ओजन और जोर देता है, उस पर इल्जाम लगाता है कि वो असली बिल्ली को मासूम बिल्ली से बदलने की साजिश कर रहा है। बैरन गुस्से में और दिफाई अंदाज में इनकार करता है, इल्जाम बदलते हुए जिद करता है कि गांव में जानवरों के हमले सुंजा की वजह से नहीं, बल्कि ओजन की अपनी लापरवाही की वजह से हुए। हमारा हीरो जवाब देता है कि असली मुजरिम बैरन का अपना भेड़िया था। सबूत के तौर पर मेडिकल चार्ट पेश करता है। शिकार होने वालों के जख्म भेड़िए के पंजों से मिलते हैं। आदमियों में से एक दस्तावेजा छीन लेता है, उन्हें फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ दांत पीस सकता है, खामोशी से इस दुनिया में डिजिटल रिकॉर्ड्स ना होने को कोसता है। अचानक बैरन के आदमियों में से एक ओजन को धक्का देता है और सुंजा के पिंजरे के पास जाता है। बिल्ली फुंकारती है और हमला करती है, घुसने वाले को नोचती है। हमारे लड़के के ख्यालात तेजी से दौड़ते हैं। स्टील कैरियर बुलाना बहुत कुछ जाहिर कर देगा और हथियारों का कोई भी इशारा हालात को और खराब कर सकता है। वो अपने गले में पेंडेंट पकड़ता है, इस बात पर बहस करते हुए कि क्या इसकी ताकत इस्तेमाल करने का खतरा मोल लें, ये जानते हुए कि ऐसा कदम सब कुछ बदल सकता है। इससे पहले कि कोई फैसला किया जाता, दरवाजा खुलता है। कहीं एल्व्स अंदर आते हैं, जिनकी कयादत सेलिना और एक लंबा आदमी कर रहा है, जिसके लंबे सफेद बाल हैं। नए आने वाले की आवाज में रौब है जब वो सबको पीछे हटने का हुक्म देता है। बैरन उसे फौरन पहचान लेता है। वर्ल्ड ट्री का निशान, मोनोसर्कल उसके माथे पर खुदा हुआ है। कैलन के तमाम निशान, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की सुप्रीम इंस्पेक्शन एजेंसी का सरबराह और एथरन ऑर्डर का मुहाफिज। बैरन हकलाते हुए सलाम करता है, अपनी बेचैनी को एक तंज भरे जुमले के साथ छुपाता है कि कितनी अजीब बात है कि इतना मुकद्दस ऑर्डर एक गंदे क्लिनिक में जाहिर हो रहा है। ओजिन इस तौहीन पर गुस्सा होता है, लेकिन अपनी जबान रोक लेता है। कैलियन ऐलान करता है कि वो एक खतरे में घिरे इलाही जानवर की रिपोर्ट के जवाब में आए हैं। हमारा हीरो घूरता है। थोड़ी देर के लिए इस बात से ध्यान भटक जाता है कि एल्फ कितना गैर हकीकी लग रहा है, जैसे कोई मूवी कैरेक्टर जिंदा हो गया हो। उसे एहसास होता है कि यही वजह होगी कि सलीना दिनों तक गायब रही। जब वो पिंजरा कैलन को देती है तो उसे समझ आता है। उसके हल्के नुकीले कान हमेशा से एक इशारा थे, वो भी एक एल्फ है। सलीना अपने सीनियर को एहतियात बरतने की वार्निंग देती है, जिद करती है कि बिल्ली खतरनाक हद तक खौफनाक है। किलियन एक मंत्र शुरू करता है जो सुंजा को नीली रोशनी के गोले में घेर लेता है। जैसे ही मखलूक बिना वजन के उठती है, वो उसके सर के जख्म का मुआयना करता है। नोट करता है कि ये वर्ल्ड ट्री की शाख के क्रॉस सेक्शन जैसा लगता है, माना एक्सट्रैक्टर का छोड़ा हुआ निशान, एक आला जो मुकद्दस हस्तियों का सत निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका पुरसुकून अंदाज गुस्से में बदल जाता है जब वो बैरन की तरफ मुड़ता है, जानने का मुतालबा करता है कि क्या वही था जिसने सुंजाओ मोनोसिरिस का सींग काटा था। नोबल कांपता है, अपनी मासूमियत का दावा करता है, फिर घबराहट में भाग जाता है जब मजीद दबाव डाला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरत से देखता है, ये एहसास करते हुए कि यहाँ एल्व्स की ताकत और असर और रसूख नोबिलिटी से भी ज्यादा है। वो इस नुमाइश से खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। कला इस दौरान कहता है कि सिर्फ मुट्ठी भर हथियार ही एक इलाही जानवर को इतना जख्मी कर सकते हैं, और वादा करता है कि सच्चाई जल्द ही बेनकाब होगी।
वो मखलूक की हिफाजत के लिए ओजन का शुक्रिया अदा करता है और ऐलान करता है कि वो मुनाकरस को अपनी देखभाल में ले लेंगे। इससे पहले कि वो अमल करें, सुंजा की एनर्जी बढ़ जाती है। बिल्ली जादुई रुकावट तोड़ देती है, आगे भागती है और हमारी हीरो की बाहों में छुप जाती है, करीब दबती है, जैसे उसे छोड़ने से डर रही हो। एल्व्स बेयकीनी में जम जाते हैं। एक मुकद्दस हस्ती इंसान से सुकून तलाश कर रही है। सुंजा ओजन के नेकलेस से चिपक जाती है, जिस्म कांप रहा है। कलीन की नज़रें तंग हो जाती हैं जब वो पेंडेंट का मुताला करता है। पहचान उसकी आंखों में आती है। वो अपने साथियों से धीरे से कहता है कि अफवाहें सच हैं और नतीजे तवक्को से कहीं ज़्यादा हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस गौर व फिक्र के तहत बेचैनी महसूस करता है। ये वही नज़रें हैं जो उसके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने उसे ग्रेजुएट स्कूल के लिए रिक्रूट करने से पहले दी थी। यहाँ तक कि सेलिना भी अब उसे नाकाबिले फहम आंखों से देख रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद कैलियन सुंजा को ओजन के हवाले करने का फैसला करता है। समझाता है कि अगरचे मयारी तरीका ये होता कि इंसान और जानवर दोनों को तहकीकात के लिए हेडक्वार्टर्स लाया जाए, सेलिना की मौजूदगी काफ़ी भरोसा दिलाती है। वो सिर्फ कंधे उचकाती है, उसकी बेजारी जाहिर है। हमारा लड़का उसके जोश की कमी पर सवाल किए बिना नहीं रह सकता। सोचता है कि वो सब कुछ के बावजूद इतनी पुरसुकून कैसे रहती है। कैलियन एक और करता है, एक नाजुक नेकलेस बनाता है और सुंजा के गले में डाल देता है। ये तावीज़ हिफाजती जादू के साथ हल्का सा चमकता है, जो मखलूक को अपने खोए हुए सींग की जगह ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुंजा चटपटाती है, ज़ाहिरी तौर पर जेवर से तंग आकर। एल्व्स में से एक समझाता है, इस जादू में एक इमरजेंसी सिग्नल भी है जो उन्हें फौरन महसूस करने देता है अगर मखलूक खतरे में पड़ जाए। ओजन उनकी जादुई पेचीदगी पर हैरान होता है। ये अमली तौर पर एक ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम है। कलॉन फिर एक अंगूठी निकालता है और हमारे हीरो को शुक्रिया के तौर पर पेश करता है। समझाता है कि ये सेलेस्टियन फैमिली का इख्तियार और उसी तरह का हिफाजती जादू हकती है। ओजन हिचकिचाते हुए कबूल करता है, आधा मुतासिर आधा परेशान कि ये तोहफा क्या बोझ ला सकता है। कलॉन नरमी से मुस्कुराता है और खुद पहनने पर जिद करता है। अगरचे अजीब लगता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट इजाज़त देता है। एल्व्स अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, नोट करते हुए कि अंगूठी उस पर बिल्कुल जचती है। वो अपनी उंगली पर चमकती हुई अंगूठी को देखता है, अभी भी गैर यकीनी के किस किस्म की किस्मत में उसने कदम रखा है। किम ओजन पैदाइश से अब तक कुंवारा रहा है और अब उसकी जिंदगी की पहली अंगूठी उसके हाथ पर है। एक एल्फ की अंगूठी, जादू से हल्की सी चमक रही है, जो बहुत ज़्यादा मशकूक लगती है। इसके बारे में कुछ उसे बेचैन करता है। वो शाइस्तगी से इनकार करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा तोहफा कबूल नहीं कर सकता। कैयन उलझकर पूछता है क्यों, लेकिन हमारा हीरो समझाता है कि जो शख्स अपने हाथों से काम करता है उसके लिए एक्सेसरीज बस रास्ते ले आती हैं। कैलियन मशवरा देता है कि वो इसे जेवर के बजाय कवच समझे। हालांकि अंदर ही अंदर वो नोट करता है कि ओजन लगता है बिल्कुल बेखबर है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट डटता रहता है, दोहराता है कि हाथों पर कुछ भी पहनना डॉक्टर के तौर पर उसके काम में रुकावट डालेगा। कैलिन मजीद बहस नहीं करता। इसके बजाय वो एक छोटा सा मंत्र पढ़ता है और अंगूठी रोशनी में घुल जाती है, खुद को ओजन की उंगली पर टैटू में बदल लेती है। ये गैर मुतवक्का तौर पर कूल लगता है। कैलिन उसे निशान को दिल पर रखने और अपना खानदानी नाम लेने का हुक्म देता है। जब ओजन ऐसा करता है, उसकी उंगली चमकती है और कालियान का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने जाहिर होता है। एल्फ समझाता है कि ये जादू दूर बैठे बात करने के काबिल बनाता है, आवाज और तस्वीर भेजने का स्पेल, और उसे लाइट कहकर कोशिश करने की दावत देता है। हमारा लड़का लफ्ज दोहराता है और उसकी उंगली की पोर से एक छोटी सी किरण निकलती है। एल्व्स हल्के मजाक के साथ देखते हैं जब वो जोश में अपना हाथ हिलाता है, स्पेल से सच में मुतासिर होकर। कालियान उसे यकीन दिलाता है कि और भी फंक्शंस हैं जो वो वक्त के साथ दरियाफ्त करेगा, लेकिन सबसे अहम हिफाजती जादू है जो इसमें बंधा हुआ है। ओजन अपना शुक्रिया अदा करता है, अभी भी परेशान कि अंगूठी कैसे टैटू में बदल गई जो इतना जदीद लगता है। सेलिना हल्के से मुस्कुराती है, याद करते हुए कि उसने अंगूठी से कितनी सख्ती से इनकार किया था, लेकिन अब नतीजे से खुश लग रहा है। कल्याण की तवज्जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के गले में नेकलेस पर जाती है और तजस्सुस उसके चेहरे पर आती है। जब ओजन समझाता है कि ये ड्रैगन से मिला है, एल्व्स दंग रह जाते हैं। माना जाता है कि ड्रैगन्स 1000 साल पहले गायब हो गए थे। वो वजाहत करता है कि उसने भी यही सुना था, लेकिन बताता है कि उसने एक बार हीलर के तौर पर ड्रैगन के बीमार पेट का इलाज किया था।
बदले में ड्रैगन ने उसे नेकलेस दिया और घर भेजने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय ओजन गलती से इस दुनिया में आ गया। दोबारा एहसास करते हुए कि यहाँ हर कोई जादू को कितनी गहराई से समझता है, हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई जानता है कि उसे वापस कैसे भेजा जाए। इससे पहले कि वो बात खत्म करता, तीनों एल्व्स उसे फटी आंखों से देखते हैं, फिर घुटने टेकते हैं। वो अदब से शिफा की रूह के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, किस्मत का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्हें उससे मिलने का शर्फ बख्शा। ओजन हक्का बक्का रह जाता है। वो वाकई सोचते हैं कि वो कोई इलाही हस्ती है। हमारा लड़का एतराज़ करता है, जिद करता है कि वो गलती पर हैं। वो बस एक आम इंसान है जो ड्रैगन की गलती में फंस गया, और ड्रैगन का पेट इतना बीमार भी नहीं था, बस लापरवाही का शिकार था। कालॉन ताहम इशारा करता है कि उसे फिर भी ड्रैगन की ताकत वाला नेकलेस मिला है। ओजन कब बढ़ाता है कि उसने इसे सिर्फ सफ़र के खर्च के लिए कबूल किया था, जब उसे ज़बरदस्ती दूसरी दुनिया में फेंका गया था। कालॉन संजीदगी से उसका हाथ पकड़ता है और बताया जाता है कि उनकी दुनिया एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है। माना जो लाइफ को सस्टेन करने वाली सीक्रेट एनर्जी है वो खत्म हो रही है। ड्रैगन के मरने के बाद से ये कम होती गई, जिसकी वजह से डिवाइन बीस्ट्स गायब हो गए और दुनिया सूखने लगी। अगर ये डिप्लीशन चलती रही तो नेक्स्ट जनरेशन जिंदा नहीं बचेगी। इससे लड़ने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने एथियरन ऑर्डर बनाया ताकि बैलेंस वापस लाया जा सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस आधा सुन रहा था और उसे लगा कि ये कोई मैजिकल एनवायरमेंटल एजेंसी टाइप चीज है। कलॉन आगे बताता है कि एंशिएंट लेजेंड्स में स्पिरिट ऑफ हीलिंग का जिक्र है, जिसके पास ड्रैगन की अथॉरिटी थी और वो दुनिया को बचाएगा। जब वो ये बोलता है तो सबकी नजरें ओजन पर होती हैं। वो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या वो वाकई उसकी बात कर रहे हैं। किलियन हाँ में सर हिलाता है कि वो सदियों से उसी का इंतजार कर रहे थे। हीरो समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन एल्व्स पहले ही उसके आगे झुक चुके होते हैं। स्पिरिट ऑफ हीलिंग के तौर पर सेलेस्टियन फैमिली और अथेरिन ऑर्डर दोनों उसकी हिफाजत की कसम खाते हैं। प्रोटैगनिस्ट को उनकी डिवोशन का वजन महसूस होता है और उसका सर घूमने लगता है। वो चीख कर कहना चाहता है कि ये सब बकवास है और वो ड्रैगन जरूर पागल होगा जिसने उसे यहाँ भेजा। वो दिल ही दिल में उस क्रीचर को बुरा भला कहता है। अगली सुबह वो अजीब सपने खत्म होते हैं और क्लिनिक की नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाती है। एक कस्टमर फ्लाइंग फिश लेकर आती है और बताती है कि ये अब उड़ नहीं सकती। ओजन उसे ध्यान से चेक करता है और देखता है कि उसकी न्यूट्रिशन ठीक है, बस वो बूढ़ी हो गई है। ओनर मायूस हो जाती है और पूछती है कि क्या इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। हमारा हीरो प्यार से समझाता है कि एजिंग नेचुरल है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनर हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसके बीमार फादर को फ्लाइंग फिश बहुत पसंद है। उन्होंने काफ़ी पाली थीं, लेकिन बीमार होने के बाद सब वीक हो गईं। और अब सिर्फ लूमी बची है। ये उसकी मदर का प्रपोजल गिफ्ट थी। सालों पहले जब उसके फादर ने मदर को शादी के लिए पूछा था तो उन्होंने लूमी को रात के आसमान में रिलीज किया था, जिसके फिन्स सितारों की तरह चमक रहे थे। उस वक्त फ्लाइंग फिश लाइट एमिट करती थीं और फेस्टिवल्स में यूज होती थीं। ओजन सोचता है कि रिंग की जगह फिश के साथ प्रपोज करना कितना अजीब है, जबकि सलीना कहती है कि ये रोमांटिक माना जाता था। ओनर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि अब ऐसा नहीं है। वो बताती है कि मदर की डेथ के बाद फादर की हेल्थ गिर गई और अब वो अकेलेपन में उस फिश की केयर करते हैं। हाल ही में फादर ने कहा कि अगर लूमी ने उड़ना बंद कर दिया तो उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। हमारा बॉय इस कहानी के पीछे छुपे दुख को समझ जाता है। सेलिना बिना किसी फीलिंग के कहती है कि नई फिश खरीद लो, जिस पर ओजन हैरान रह जाता है। ओनर रोने वाली हो जाती है। हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि लूमी को ठीक कर दें ताकि उसके फादर की उम्मीद ना टूटे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट यही कहता है कि लूमी बिल्कुल हेल्दी है, वो बस बूढ़ी हो रही है और मैजिक भी वक्त को नहीं रोक सकता। ओनर जिद करती है कि लूमी को उड़ना ही पड़ेगा। ओजन समझ जाता है कि इमोशनल अटैचमेंट कितनी खतरनाक हो सकती है। इस दुनिया में भी पेट ओनर्स अपने पेट से बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं। कुछ तो खाना पीना छोड़ देते हैं जब तक पेट ठीक ना हो, और कुछ उनके साथ मरना चाहते हैं। ऐसे जज्बात अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान देते हैं। अचानक कालिन आता है और ओजन से वादा लेने की बात करता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, सीन खत्म हो जाता है और वो उठ जाता है। ये सब एक सपना था। सुबह हीरो पियो से मिलता है, जो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नोटिस करती है। वो बताती है कि वो भी नहीं सोई। पियो को लगता है कि वो लूमी की वजह से परेशान है, हालांकि वो इनकार करता है। वो कहती है कि
शायद मसला एजिंग नहीं बल्कि मना की कमी है। उससे याद है कि जब वो छोटी थी तो फ्लाइंग फिश की चमक कम हो गई थी क्योंकि दुनिया का मना कम हो रहा था और इस वजह से फिश ने उड़ना छोड़ दिया। ओजिन को एहसास होता है कि ये बिल्कुल उसकी दुनिया के पॉल्यूशन जैसा है। यहाँ का इकोसिस्टम भी वैसे ही कोलैप्स हो रहा है। उससे एल्व्स की बात याद आती है कि वो दुनिया को बचाने वाला है। सेलिना भी आती है और कंफर्म करती है कि ये मसला सिर्फ फिश तक नहीं है, बहुत से जानवर बीमार हो रहे हैं, जिसे लोग एजिंग या अननोन बीमारी कहते हैं, वो असल में मना की कमी है। इसका सबसे बड़ा सबूत मोनोकोरोस है, जो पहले एक लायन था। हमारा हीरो याद करता है कि सुंजा भी असल में एक लायन थी। अगरचे वो अब बिल्ली बनकर क्यूट लगती है, वो सोचता है कि उसकी असली शक्ल कैसी होगी। क्या वो लायन होते हुए भी खुद को वैसे ही साफ करती होगी? फिर हीरो पियो से पूछता है कि फ्लाइंग फिश के गार्डियंस को आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है। बताती है कि इस कंडीशन में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। ओजिन सेलिना से पूछता है कि इसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है। वो हड्डियों के लिए ब्लूम रूट और दर्द के लिए ब्लड रूट का नाम लेती है। जब वो साइड इफ़ेक्ट्स का पूछता है तो सेलिना बताती है कि ब्लड रूट से थकान होती है और नर्व्स सुन्न हो जाती हैं। हीरो फौरन समझ जाता है कि यही मेन प्रॉब्लम है और वो इसके असर को ख़त्म करने वाली दवाई मांगता है। सेलिना कहती है कि ऐसी दवाई हार्ड तो सही, लेकिन वो असर को खत्म कर देगी। फिर भी हीरो उसे बनाने का तरीका जानना चाहता है। सेलिना पीछे इशारा करती है और हीरो समझ जाता है कि वो मैंड्रेक की बात कर रही है। जैसे ही वो पास जाता है, प्लांट रोने लगता है। ओजिन समझाता है कि उसे बस कुछ पत्ते चाहिए, लेकिन प्लांट इतनी जोर से चीखता है कि सबको कान बंद करने पड़ते हैं। वो रोने लगता है, जिससे ओजिन परेशान हो जाता है। पियो कहती है शायद ये नेग्लेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान सुंजा पर था। हीरो मानता है कि उसे प्लांट्स के साथ अजीब लगता है। पियो मशवरा देती है कि कम से कम उसका कोई नाम ही रख दो। जब वो हिचकिचाता है तो प्लांट और जोर से रोता है। हार मानकर वो उसका नाम किम मंडोल रख देता है। फौरन ही प्लांट रोना बंद कर देता है और खुशी से नाचने लगता है। ओजिन 2 पत्ते लेता है और सोचता है कि यहाँ के जानवर और प्लांट्स कितने अजीब हैं। सेलिना खामोशी से ये सब देख रही होती है और उसका नेकलेस देखने को मांगती है। वो उसे चेक करती है पर उसे उसमें कुछ खास नहीं मिलता। जब वो पहनकर सुंजा और मंडल को हाथ लगाती है तो दोनों गुस्से से रिएक्ट करते हैं। सेलिना समझ जाती है कि नेकलेस का असर सिर्फ ओजिन के लिए है। वो पूछती है कि वो इसे कैसे चलाता है और ओजिन बताता है कि सोचने पर सीने में घुटन होती है और फिर एनर्जी निकलती है। सेलिना को लगता है कि ये ताकत उसके दिल से जुड़ी है। ओजिन कहता है कि नेकलेस को छूने से जानवर ऐसे आते हैं जैसे खाना मिलने वाला हो। जब वो सुंजा को चूरो खिला रहा होता है, सेलिना एनर्जी को नोटिस करती है और समझ जाती है कि हीरो अनजाने में अपना मना इन जानवरों को खिला रहा है। ये बात उसे परेशान करती है कि ये कनेक्शन डेंजरस हो सकता है। इतने में पियो बताती है कि पत्ते तैयार हैं और उसने पोषण बना लिया है। वो पूछती है कि और लाना है क्या, जिस पर हीरो हाँ करता है। सेलिना खामोशी से ओजिन को देखती है। उसके आसपास की एनर्जी और लाइफ का रिएक्शन देखकर वो सोचने लगती है कि क्या ये वाकई वही स्पिरिट ऑफ हीलिंग है जिसका लेजेंड में जिक्र था। लोरियल मैंशन में वो अपने फादर के रूम में दवाई लेकर जाती है और उन्हें ज़मीन पर गिरा हुआ पाती है। वो भागकर उन्हें उठाती है। उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने खड़े होने की कोशिश की थी क्योंकि लूमी खिड़की के पास रहना चाहती थी। कमजोरी के बावजूद वो कहते हैं कि वो ठीक हैं। ल्यूरियल फिक्र करती है कि उनकी हड्डियां वीक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास वक्त वैसे भी कम है। वो मानता है कि मौत सिर्फ बीमारी से नहीं, उम्मीद खत्म होने से भी होती है। लोरियल रोते हुए उन्हें चुप कराती है, लेकिन वो नहीं रुकते। उसी वक्त ओजिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और इस इमोशनल सीन को इंटरप्ट करता है। वो कहता है कि लोग किस्मत या बीमारी से नहीं, बल्कि गलत इन्फॉर्मेशन और गलत दवाइयों से मरते हैं। लोरियल और उसके फादर उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। हमारा हीरो बताता है कि लूमी के ना उड़ पाने की वजह बुढ़ापा नहीं, बल्कि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उसका फादर ले रहा है। फादर कंफ्यूज होकर कहता है कि दवाई तो वो खुद खा रहा है, लूमी नहीं। हीरो समझाता है कि फ्लाइंग फिश में अभी भी ग्रूमिंग की आदत है। वो अपने मालिक को साफ करती हैं। लूमी ने फादर के बाल और बियर्ड साफ करते हुए दवाई का असर अपने अंदर ले लिया। लूरियल को याद आता है कि लूमी अक्सर रात को फादर के साथ होती थी। बूढ़े आदमी को समझ आता है और वो कहता है कि इसीलिए उसकी दाढ़ी इतनी चमकती थी। ओजिन हाँ करता है और इंजेक्शन निकालता है जिसमें क्योर होता है।
वो कहता है कि फिश 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। फादर मजाक में कहता है कि वो सब कुछ शेव कर देगा ताकि ये दोबारा ना हो। प्रोटैगनिस्ट इलाज शुरू करता है। पीओ फिश को पकड़ती है और वो इंजेक्शन लगाता है। खत्म होने पर वो बताता है कि दवाई जल्दी असर करेगी। कुछ ही देर बाद लूमी हिलती है और अचानक हवा में उड़ने लगती है। हल्की रोशनी के साथ वो फादर की तरफ जाती है। वो उसे देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि ये सपना नहीं है। एक एक करके बाकी मछलियां भी ग्लो करने लगती हैं और ऊपर उठती हैं। उनके जिस्म से नीली रोशनी निकलती है। पूरा कमरा चमकने लगता है। लॉरियल और उसके फादर हैरानी से देखते हैं। ये मंजर देखकर फादर को वो दिन याद आ जाता है जब उन्होंने मदर को प्रपोज किया था। लूमी को पकड़कर वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पीओ खामोशी से देखती है और समझ जाती है कि ये रिएक्शन ओजन के ब्लड और माना की वजह से हुआ है। वो ऑर्डिनरी नहीं है। सेलिना भी यही नतीजा निकालती है और सोचती है कि क्या ये वाकई वही है जिसका प्रोफेसी में जिक्र था। बाद में सेलिना कैलन से मिलती है। कैलन मानता है कि सब कुछ प्रोफेसी के हिसाब से है और ओजन का मोनोसरस के साथ बॉन्ड इसका सबूत है। सेलिना पूछती है कि उसे वो रिंग क्यों दी जो उसकी नहीं थी, लेकिन कैलन कहता है कि ओरिजिनल ओनर भी यही चाहता। वो बताता है कि स्पिरिट ऑफ हीलिंग की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और वो इसे यूज करके छुपे हुए दुश्मनों को बाहर निकालेंगे। सेलिना को समझ आता है कि बैरन डॉयल को इसलिए छोड़ा गया था ताकि मास्टरमाइंड का पता चले। कलियन तसल्ली देता है कि ओजिन को कुछ नहीं होगा और कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि सेलिना उसे उस गांव में मिली। सेलिना को याद आता है जब उसने पहली बार हीरो को देखा था, जब वो नेकलेस पहने एक बड़े खरगोश को काबू कर रहा था। वो यूनिक है, मगर उसे अभी भी शक है कि वो हीलिंग स्पिरिट है। कायन उसे कहता है कि देखती रहो, याद दिलाते हुए कि प्रोफेसी सिर्फ सैल्वेशन की बात नहीं करती बल्कि उन मुश्किलों की भी वार्निंग देती है जो पहले आएंगी। ओजिन के क्लिनिक में एक और खामोश सुबह होती है। अंदर ब्लूप नाम का ब्लॉब एक पत्ते पर बैठा है। हालांकि उसका कैर पहले ही चार्ज हो चुका था। हीरो उसे नोटिस करता है और इरिटेट होता है कि ये अभी तक यहाँ क्यों है। मीनवाइल सेलिना उस क्रीचर की देखभाल कर रही है, बताते हुए कि वो 3 ब्लूप्स में से एक का ख्याल रख रही है। वो उसे लापरवाही से हैंडल करती है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट बीच में आता है। उसे याद आता है कि ब्लॉब्स कोर टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनके सर में कोर होता है, और नॉन कोर टाइप्स जो आसानी से मल्टीप्लाई होते हैं। कोर टाइप को रखने से डिवीजन रुकती है, मगर जो सेलिना के पास है उसमें कोर नहीं और वो स्ट्रेस में रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेलिना कंफर्म करती है कि ये सेंसिटिव स्पेसिमेन है जो प्रेशर में मल्टीप्लाई होता है। हमारा लड़का परेशान हो जाता है। इन क्रीचर्स को रखने के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ है। ब्लूप्स अनकंट्रोलेबली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर मिसहैंडल हों तो पूरे गांव खत्म कर चुके हैं। इसे क्लिनिक में मंदरे और सुंजा जैसे वॉलेटाइल क्रीचर्स के साथ रखना रेकलेस लगता है। वो खामोशी से इस फैसले पर सवाल उठाता है, रियलाइज करते हुए कि सेलिना ने ओनर की परमिशन नहीं ली और कोऑपरेशन के बहाने खुद ही एक्ट किया। पीओ ये सब देखते हुए नर्वस हो जाता है और इशारा करता है कि शायद इन्वॉल्व ना होना ही बेहतर है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जो एल्व्स अपने कान छुपाते हैं वो अक्सर क्रिमिनल मार्किंग्स छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। ये ख्याल उसके दिमाग में घूमता है। सेलिना की पहले एक्ट करने की आदत, पर्सनल सवालों से बचना और उसका अग्रेसिव नेचर उसके पास्ट पर शक पैदा करता है। ओजिन उसे निकालने का सोचता है, मगर क्लिनिक के वर्कलोड की वजह से रुक जाता है। इससे पहले कि वो और सोचे, सेलिना सिग्नल देती है कि ओपनिंग टाइम हो गया है। दूसरी तरफ बैरन डॉयल के कासिल में बैरन लंबा क्रिस्टल के जरिए एक मिस्टीरियस शख्स से बात कर रहा है। वो आदमी पूछता है कि अथेथरन ऑर्डर ओजिन के क्लिनिक पर क्यों आया था। बैरन बताता है कि वो अचानक घुस आए, डिवाइन बीस्ट का जिक्र किया, उसका काम रोका और चले गए। वो आदमी गुस्सा होता है बैरन पर इल्जाम लगाते हुए कि उसने अथेथरन ऑर्डर को मोनोसरस ले जाने दिया। बैरन माफी मांगता है और वापस लाने का वादा करता है, मगर कहता है कि बीस्ट चुराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही किम ओजिन के पास है। वो आदमी शौक होता है ये जानते हुए कि मोनोसेरस आमतौर पर इंसानों के साथ नहीं रह सकते। बैरन इंसिस्ट करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के पीछे अपनी मर्जी से गया। आदमी उसे ऑर्डर देता है कि जानने वालों को चुप करा दो और उसे इनकॉम्पिटेंट कहता है। कनेक्शन खत्म होता है और बैरन लंबी डांट के बाद फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है। वो बटलर को थियोडोर और एलेक्स को बुलाने का कहता है जो छुट्टी पर हैं। बटलर बताता है कि ओवरटाइम की शिकायत के बाद उन्हें छुट्टी मिली थी।
बैरन गुस्से में छुट्टी कैंसिल करता है और वापस बुलाने का हुक्म देता है, रियलाइज करते हुए कि मसला सिर्फ बढ़ रहा है। मीनवाइल मार्केट प्लेस में अथीरियल ऑर्डर के बारे में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। गांव के लोग ग्रुप को देखने की बातें करते हैं और सोचते हैं कि इतना पावरफुल ऑर्डर कंट्री साइड क्लिनिक में क्यों आएगा। खबर फैलती है कि वो रेयर डिवाइन स्पीशीज के लिए आए थे। कुछ कहते हैं हीरो ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से है। दूसरे कहानियां सुनाते हैं कि उसने माना इन्फ्यूज्ड बीस्ट को सबड्यू किया और डिवाइन क्रीचर को खाली हाथ टेम किया। कहानियां फैक्ट और फैंटेसी को मिक्स करती हैं जब तक पूरा टाउन स्पेक्यूलेशन से भर नहीं जाता। शाम होते ही अफवाहें नया मोड़ लेती हैं। लोग ओजन को स्पिरिट ऑफ हीलिंग कहने लगते हैं, जो पहले प्रोफेसी के मुताबिक औरत मानी जाती थी। अब तो कहते हैं स्पिरिट आदमी है और जिसे इसका फेवर मिलेगा वो दुनिया पर राज करेगा। एक पिंक बालों वाली औरत अपने ब्राउन हेड साथी से रूमर डिस्कस करती है कि इस नई इंटरप्रिटेशन से प्रोफेसी का मतलब बदल सकता है। मॉनवाल के नोबल डिस्ट्रिक्ट में एड्रियन अपने क्लिनिक पहुंचता है, भीड़ की उम्मीद करते हुए, मगर जगह सुनसान मिलती है। वो खालीपन पर कमेंट करता है और बटलर से पता चलता है कि सुबह से कोई पेशेंट नहीं आया। काउंट डाउनी की इंटरफेरेंस का शक करते हुए वो बदला लेने की कसम खाता है। असिस्टेंट धीरे से बताता है कि क्लाइंट्स कम होने की वजह बेलमोंट में नया वेट क्लिनिक हो सकता है, ओजिन का। एड्रियन इसे डिसमिस करता है कि नोबल्स कभी कॉमनर की जगह नहीं जाएंगे, मगर उसका सुकून तब टूटता है जब वो सुनता है कि लेडी मैरियान ने ओजन के क्लिनिक जाने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। ये रियलाइजेशन उसे गुस्सा दिला देती है। डेस्क पर हाथ मारते हुए एड्रियन अपनी कैरेज मंगवाता है, उस आदमी को कन्फ्रंट करने के लिए जिसने उसे ह्यूमिलिएट किया। एड्रियन, जो नोबिलिटी में पैदा हुआ, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और गुड लुकिंग था, जिसकी वजह से वेट बनने का फैसला कई लोगों को अजीब लगा, मगर उसकी वजह सिंपल थी। वो उन लोगों को पसंद करता था जो अपने पेट से प्यार करते थे। अपने चार्म से वो परेशान ओनर्स को यकीन दिलाता था कि उनके प्यारे जानवर ठीक हो जाएंगे। उनकी परेशानी कम करने में उसे सुकून मिलता था। एड्रियन हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाइन रखता था, सिवाय एक औरत के, लेडी मैरियन एस्ट्रिड। जब से वो क्लिनिक में आई, उसका दिल उसे चुन चुका था। वो सोचता था कि वो वेट बना ही उसके यूनिकॉर्न को ट्रीट करने के लिए है। ये यकीन तब कड़वाहट में बदल गया जब पता चला कि लेडी मैरियन ने लूलू के लिए किसी कॉमनर को चुना है। गुस्से में उसने क्लिनिक बंद कराया और एस्ट्रो एस्टेट के लिए निकल पड़ा। मैंशन में मैरियान की माँ ने पोलाइटली रिसीव किया, मगर दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना बताए आने पर सवाल किया। एड्रियन ने लुलू के लिए फिक्र जाहिर की, ये कहते हुए कि यूनिकॉर्न सेंसिटिव है और किसी रैंडम कॉमनर को देना इररिस्पॉन्सिबल है। माँ ने करेक्ट किया कि नया वेट किम ओजन दरअसल एक औरत है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उसने ऐड किया कि कॉमनर होने के बावजूद हीरो बहुत स्किल्ड है और इतना खूबसूरत कि लोग उसे फेरी या स्पिरिट कहते हैं। इस बात ने एड्रियन को बेचैन कर दिया। वो इमेजिन करने लगा कि कैसी औरत फेरी हो सकती है, शायद गोल्डन बालों वाली एंजल या मिस्टीरियस ब्यूटी। उसकी फैंटेसीज टूट गईं जब मैरियान की माँ ने एडमिट किया कि ये कहानी उसने सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए बनाई थी और सर्वेंट्स को उसे बाहर निकालने का हुक्म दिया। जलील होने के बावजूद एड्रियन ने इंसिस्ट किया कि वो औरतों का शौकीन नहीं, सिर्फ लेडी मैरियान के लिए डिवोटेड है। उसकी बात ने माँ को सिर्फ अम्यूज़ किया, जिसने उसे फिर भी बाहर फेंकवा दिया। कैरेज में बैठकर एड्रियन इंसल्ट पर गुस्सा हुआ और खुद किम ओजन से मिलने का फैसला किया। उसे फख्र था कि वो यूनिकॉर्न्स को सबसे बेहतर समझता है। जानता था कि वो सेंट से जज करते हैं, खून और पसीने की बू से नफरत करते हैं और मर्दों के लिए वायलेंट हो सकते हैं। यूनिकॉर्न सफाई और अच्छी परफ्यूम पसंद करते हैं और उसे लगता था कि उसकी ग्रूमिंग उसे उनके करीब जाने के लिए परफेक्ट बनाती है। उसे अपने ट्रायल्स याद आए जब उसने यूनिकॉर्न का ट्रस्ट जीता था और कैसे दिन में 2 बार नहाने और ओनर जैसी परफ्यूम लगाने की स्ट्रैटेजी काम कर गई थी। उसे यकीन था कि एक बदबूदार कॉमनर जिसे परफ्यूम का पता नहीं, वो लुलू को जरूर गुस्सा दिला देगा, जिससे उसे हीरोइक बनने का मौका मिलेगा मेरियान की नज़रों में। ये सोचकर वो शर्मा गया और खुद ही हंसने लगा, जबकि कोचमैन उसकी डिल्यूजन्स पर अफसोस कर रहा था। जब एड्रियन की कैरेज बेलमोर पहुंची, उसने क्लिनिक के बाहर भीड़ देखी जो यूनिकॉर्न को देखकर एक्साइट हो रही थी। एड्रियन तमाशा एंजॉय करने के लिए तैयार था। वो कॉन्फिडेंस तब टूट गया जब उसने हीरो को सुकून से लुलू की पीठ पर बैठे देखा। यूनिकॉर्न बिल्कुल रिलैक्स था। भीड़ हैरान थी और मैरियान ने खुद एडमिट किया कि उसने कभी लुलू को किसी और को सवारी करने देते नहीं देखा। एड्रियन जम गया, सीन पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
उसने खुद को समझाया कि जरूर कोई धोखा है, शायद ओजन के साथ खड़ी एल्फ औरत की मैजिक। उसका शक तब खत्म हुआ जब लुलू ने अचानक एल्फ के बाजू पर काट लिया, जिससे वो सुन रह गई। ओजन ने फौरन चोट का इलाज किया और भीड़ को दूर भेजा, जबकि लोगों में बातें फैलने लगीं। हार मानने के बजाय एड्रियन ने उन पर जासूसी करने का फैसला किया। उसने खुली खिड़की देखी और पास के दरख्त पर चढ़ने लगा, अपने एकेडमी के दिन याद करते हुए जब वो ट्री क्लाइंबिंग चैंपियन था। खिड़की से उसने हमारे लड़के को एल्फ के जख्म का इलाज करते देखा, आराम से हर्ब्स लगाते हुए और नए तरीके से पट्टी बांधते हुए। एड्रियन आंखें तंग हो गईं जब उसने ओजन के हाथ पर हल्का सा ग्लोइंग क्रेस्ट देखा। वो शॉक हो गया क्योंकि उसने पहचान लिया हाउस सिलेस्टियन का सिंबल, जो सबसे नोबल एल्विन फैमिली है। वो यकीन नहीं कर पाया, रियलाइज करते हुए कि ये कॉमनर वेट के पास हाईएस्ट एल्विन लीनिएज का निशान है। ओजन सेलिना के हाथ पर पट्टी बांधते हुए निशान नोटिस करता है और जल्दी समझ जाता है कि जो उसे छोटी चोट लगी थी वो दरअसल क्रीचर के सलाइवा का जहर है। वो कहता है कि वो लकी थे कि ज्यादा बुरा नहीं हुआ। सेलिना क्रीचर के पहले रिएक्शन पर गौर करते हुए उसने अजीब हॉस्टिलिटी दिखाई जो उसकी स्पीशीज के लिए रेयर है। मैरियान इंसिडेंट की माफी मांगती है और मेडिकल कॉस्ट्स देने की बात करती है, मगर हीरो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उनकी अपनी लापरवाही थी। जब मैरियान सेलिना की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या वो क्लिनिक में काम करती है, ओजन बताता है कि वो असिस्टेंट डॉक्टर है जो प्रिस्क्रिप्शंस और फिजिकल टास्क संभालती है। मैरियान अरेंजमेंट को समझती है, फिर कमेंट करती है कि ओजन की रेप्यूटेशन के बावजूद क्लिनिक उसकी स्किल के हिसाब से काफी छोटा लगता है। ये बात प्रोटैगनिस्ट को पुराने वर्क प्लेस की यादों में ले जाती है। एक तंग, शोर वाली बिल्डिंग जहां टॉयलेट बंद रहता था, हीटिंग खराब थी और जानवरों की कंप्लेंट्स आती रहती थी। इससे पहले कि वो सोचना खत्म करे, मेरियन बीच में बोल पड़ती है। उसकी पुरानी स्ट्रगल्स के लिए हमदर्दी और अचीवमेंट्स के लिए तारीफ करती है। उसकी टोन फ्लस्टर्ड प्रेज में बदल जाती है और वो अचानक सजेस्ट करती है कि उसकी फैमिली बड़े क्लिनिक को स्पॉन्सर कर सकती है, जिससे हमारा लड़का अनसर्टन हो जाता है कि वो बिजनेस ऑफर कर रही है या कुछ और। इससे पहले कि टेंशन खत्म हो, लुलू अचानक सुंजा पर हमला कर देता है और रूम में केओस मच जाता है। मैरियान और प्रोटैगनिस्ट दोनों उन्हें रोकने भागते हैं, जबकि सेलिना ऑब्जर्व करती है कि यूनिकॉर्न्स मोनोकारोस जैसे दिखने के बावजूद आमतौर पर छोटे क्रीचर्स के साथ अच्छे रहते हैं। मैरियान को बुरा लगता है कि लुलू के टेम्परामेंट पर इल्जाम लगाया जा रहा है और उसके और सेलिना के बीच बहस शुरू हो जाती है। मैनर्स के बारे में इल्जामात, ब्राइब्ड रिजर्वेशंस और नोबल एंटाइटलमेंट की बातें हवा में गूंजती हैं। पियो बड़बड़ाता है कि नोबल्स वाकई अलग सोचते हैं, जिस पर मेरियान उसे घूरती है। जैसे ही माहौल गर्म होता है, लुलू बुरी तरह मचलता है, बुकशेल्फ से टकराता है और उसे गिरा देता है। अचानक एक जोर की आवाज आती है, खिड़की टूटती है और एड्रियन अंदर गिरता है, सीधा मुंह के बल जमीन पर। सब जम जाते हैं जब सेलिना गिरते हुए बुकशेल्फ को हवा में रोक लेती है, उसे गिरने से बचा लेती है। ग्रुप यकीन नहीं कर पाता कि इंट्रूडर जिंदा भी है या नहीं। एड्रियन अपना सर उठाता है, खून में लथपथ मगर मुस्कुराते हुए, और मेरियान से एग्जैजरेटेड रिलीफ के साथ बात करता है, जबकि मेरियान शॉक में हकलाती है। पियो पूछता है कि वो कौन है। एड्रियन शानदार तरीके से खुद को एड्रियन हेवन क्राउन इंट्रोड्यूस करता है, पियो का हाथ चूमता है और खूबसूरत जिंदगी को प्रोटेक्ट करने का ऐलान करता है। ओजन उसे घूरता है, अंदर ही अंदर उसकी थिएट्रिकल एंट्री और प्रिटेंशियस टोम से तंग आकर एड्रियन को एक ओवरली ड्रामेटिक इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करता है। जब पूछा गया कि वो खिड़की से क्यों आया, एड्रियन गुस्से से जवाब देता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो लुलू का प्राइमरी फिजिशियन है, और प्रोटैगनिस्ट पर उसे मिसट्रीट करने का इल्जाम लगाता है। ये इल्जाम जल्दी ही बहस में बदल जाता है। ओजन इंसिस्ट करता है लुलू ठीक है, जबकि एड्रियन उसे अनक्वालिफाइड फ्रॉड कहता है और यहां तक कि साइबर हुकिंग बास्टर्ड भी कहता है। कंफ्यूज्ड होके ओजन सेलिना की तरफ देखता है और वो क्लियर करती है कि ये एक धोखेबाज वुमनाइजर के लिए इंसल्ट है, जो लोगों को कार्निवोरस प्लांट की तरह फंसाता है। रियलाइजेशन हीरो को थोड़ी देर से होती है और उसका डिसबिलीफ बढ़ जाता है। मैरियान बीच में आती है, एड्रियन को उसकी घटिया बातों पर डांटती है, मगर एड्रियन जारी रखता है। वो ओजन से उसकी रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में पूछताछ कर रहा है। इस कॉन्फ्रंटेशन के बीच एड्रियन ओजन के हाथ पर एक निशान देखता है और उस पर नोबल ब्लड लाइन या किसी स्कैंडल से जुड़े होने का इल्जाम लगाता है। पियो अचानक बोल पड़ता है कि ये जरूर एंगेजमेंट रिंग होगी, जिससे सब हमारे लड़के को शॉक में देखने लगते हैं।
घबरा कर वो एक्सप्लेन करता है कि ये टोकन कियोन नाम के किसी शख्स का गिफ्ट था, मगर इस सफाई से कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। इससे पहले कि कोई और सवाल करे, लुलू बुरी तरह कांपने लगती है और उसकी स्किन पर पसीना आ जाता है। कुछ ही पलों में वो गिर जाती है और सब उसकी तरफ भागते हैं। ओजन जल्दी से उसे एग्जामिन करता है। उसकी प्यूपिल्स नॉर्मल रिएक्ट करती हैं और हालांकि सांस भारी है मगर हालात क्रिटिकल नहीं। वो पियो को कैंडल और स्टेथोस्कोप लाने का कहता है, वजह समझने की कोशिश करते हुए। एड्रियन देखता है, फिर संजीदगी से अपना नतीजा सुनाता है। लुलू बीमार नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। एड्रियन लुलू को चेक करता है और कंक्लूड करता है कि वो एक्सपेक्टिंग है। मैरियन, जिसे पहले यकीन नहीं आता, इस डायग्नोसिस को मानने में मुश्किल महसूस करती है, क्योंकि कैसल की ग्रीन हाउस में यूनिकॉर्न का अकेले रहना प्रेगनेंसी को नामुमकिन बनाता है। सेलेना एड्रियन के शक की हिमायत करती है, ये नोट करते हुए कि लुलू का हालिया बिहेवियर, खासतौर पर उसकी चौकसी, प्रेगनेंसी के शुरुआती असर से मिलती है। जब एड्रियन इंटरनल साउंड सुनने के लिए मेडिकल डिवाइस निकालता है, मैरियन उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और टूल यूज करके लुलू की हार्ट बीट ढूंढती है। फिर एक और छोटी और अलग धड़कन उसके पेट से सुनाई देती है। इस खुलासे से घबराकर वो बेहोश हो जाती है और एड्रियन उसे पकड़ लेता है। इस दौरान हमारा सुकून से बताता है कि इस डिवाइस को स्टेथोस्कोप कहते हैं। एड्रियन इसकी एक्यूरेसी से हैरान होता है, इम्प्रेस होके कि ये हल्की से हल्की आवाज भी कितनी साफ सुनाता है। मिलकर काम करते हुए एड्रियन और ओजन तय करते हैं कि लुलू तकरीबन 4 महीने की प्रेग्नेंट है। मैरियान फिर से इनकार करती है, इंसिस्ट करते हुए कि लुलू उस वक्त ग्रीन हाउस से बाहर नहीं गए। उसका दावा राज को और गहरा कर देता है, क्योंकि यूनिकॉर्न को प्रिंस थियो के खास घोड़े शार्क के साथ मीटिंग के लिए अलग रखा गया था। एहतियाती तदाबीर के बावजूद प्रेगनेंसी का सबूत झुटलाया नहीं जा सकता। लुलू को आईसीयू ट्रांसफर किया जाता है, जहां ओजन उसे आईवी के जरिए फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, ताकि उल्टियों की वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन और कमजोरी खत्म हो। बाकी लोग दिलचस्पी से देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट डाइजेशन के बिना सीधा असर करता है। खामोशी छा जाती है जब मेरियान सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। सेलिना खामोशी तोड़ती है, ये कहते हुए कि प्रिंस के घोड़े के साथ मुलाकात शायद फेल हो गई होगी, क्योंकि यूनिकॉर्न्स कम हाई पार्टनर चुनते हैं और अक्सर अकेले रहते हैं जब तक कोई वाकई काबिल ना मिले। कभी कभार एक एक्सेप्शनल जोड़ी से लेजेंडरी हाइब्रिड पैदा होता है, जिसका जिस्म सुनहरी होता है। एड्रियन तजवीज देता है कि लुलू को रॉयल गिफ्ट के तौर पर पैलेस भेज दिया जाए, ताकि हाइनेस को सिचुएशन बताई जा सके। ये सोचते हुए कि प्रिंस ऐसे रॉयल क्रीचर का स्वागत करेंगे, सेलिना इस आइडिया को अनरिलायबल कहकर रद्द करती है, याद दिलाते हुए कि हाइब्रिड यूनिकॉर्न्स की कहानियां मोस्टली मिथ हैं और अभी तक किसी को नहीं पता कि बाप कौन है। एड्रियन उन कई शानदार घोड़ों का जिक्र करता है जो लेडी मैरियन की देखभाल में पले हैं, जिनमें से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। सीफ्रीड, जो स्पीड और ब्यूटी के लिए मशहूर है, तारा एंड्योरेंस के लिए, डॉली चार्म के लिए और ब्लैक थंडर जो ताकत के लिए जाना जाता है। मैरियन मानती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले असली पार्टनर को पहचानना जरूरी है। जब एड्रियन मदद करने के लिए वॉलंटियर करता है, मैरियन ओजन से दरख्वास्त करती है, उम्मीद करते हुए कि उसकी मेडिकल इंसाइट सच सामने लाएगी। वो मना कर देता है, याद दिलाते हुए कि स्टेथोस्कोप खानदान नहीं बता सकता। एड्रियन बीच में आता है, ये मानते हुए कि ओजन की इंस्टिंक्ट्स और लुलू के लिए फिक्र उसे किसी और से बेहतर बनाती है। सेलिना ऐड करती है कि जवाब शायद पास ही हो, क्योंकि प्रेग्नेंट यूनिकॉर्न्स अपने साथी से अलग होने पर तकलीफ दिखाते हैं। फिर भी लुलू सफ़र के दौरान पुरसुकून थी। टाइमलाइन ट्रेस करते हुए मैरियन रियलाइज करती है कि लुलू की बेचैनी मंजिल पर पहुंचने के बाद शुरू हुई। कैरेज का रास्ता पहला सुराग देता है। स्टेबल पर जोसेफ एक नौजवान मोंग्रेल घोड़े की देखभाल कर रहा है, अपने आसपास बढ़ती टेंशन से बेखबर। जब लुलू उस कोल्ट को देखती है, वो जज्बाती हो जाती है, उसकी तरफ भागती है और उसे पहचान के साथ गले लगाती है। देखने वाले दंग रह जाते हैं। मैरियान खौफजदा है, ये समझने से कासिर कि एक रॉयल स्टेटस का यूनिकॉर्न एक आम मिक्स्ड ब्रीड घोड़े से क्यों जुड़ेगा। सीन की अजीबोगरीब सिचुएशन पर हमारा हीरो धीरे से कमेंट करता है, इसे एक ड्रामेटिक प्ले से कंपेयर करते हुए, जहां नोबल पेरेंट एक मना किए गए रिश्ते को ठुकरा देता है। एड्रियन लुलू का बिहेवियर देखते हुए कंफर्म करता है कि तमाम उम्मीदों के खिलाफ दोनों जानवरों के बीच कनेक्शन असली है। मैरियान प्रोटेस्ट करती है कि कोल्ट अभी बहुत छोटा है, मगर ओजिन पॉइंट आउट करता है कि लुलू की चॉइस साफ है और उन्हें अलग करना उसे और अनजाने बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। सबूत मैरियान को लाजवाब कर देता है।
उसकी सोच इस नामुमकिन हकीकत के गिर्द घूमती है। एक यूनिकॉर्न जो प्योरिटी और ग्रेस की अलामत है, एक मामूली स्टेबल हॉर्स की मोहब्बत में बंधा हुआ है। लूलू और घोड़े की सच्चाई जानने के बाद मैरियान का बाप जोसेफ को कन्फ्रंट करता है। वो नौजवान से कहता है कि एक मामूली कैरेज हॉर्स को कीमती यूनिकॉर्न के करीब आने देना पागलपन है। जोसेफ समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता था, मगर काउंट उस पर झूठ बोलने और मुनाफा कमाने का इल्जाम लगाता है। जोसेफ के इनकार के बावजूद काउंट सुनने से मना कर देता है और उसे और घोड़े दोनों को लॉक करने का हुक्म देता है, ऐलान करते हुए कि सजा जल्द मिलेगी। मेड्स आपस में फुसफुसाती हैं, अग्री करते हुए कि काउंट बहुत जालिम हो रहा है। जोसेफ ने कुछ गलत नहीं किया। वो पॉइंट आउट करती हैं कि जानवरों को एक दूसरे से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता। बात इस तरफ मुड़ती है कि लूलू को रॉयल पैलेस क्यों भेजा जाना था। कुछ को समझ आता है कि उसे साल के आखिर में क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन के लिए रिश्वत के तौर पर भेजा जा रहा था। वो मैरियन की पार्टिसिपेशन का जिक्र करती हैं और कैसे लूलू रॉयल लग्जरी में रह सकती थी अगर सब प्लान के मुताबिक होता, मगर वो कैरेज हॉर्स के साथ फंस गई। एक मेड कमेंट करती है कि लूलू शायद अपनी मालकिन पर गई है, दूसरी इशारा करती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो लोग यंग लेडी मैरियान के बारे में नहीं जानते। अचानक एक मेड दूसरों को चुप रहने की वार्निंग देती है। तभी दूसरी मेड भागती हुई आती है रिपोर्ट करने कि लुलू की हालत खराब हो गई है, वो खून थूकने लगी है। मैरियान फौरन लुलू के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। मेड बताती है कि लुलू मॉर्निंग सिकनेस की वजह से कुछ खा नहीं पाई और अब खून की उल्टी कर रही है। उसे सेलिना की वार्निंग याद आती है। प्रेग्नेंट यूनिकॉर्न्स अपने पार्टनर से अलग होने पर बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और लुलू की सेहत इसी वजह से बिगड़ गई है। मेड खबरदार करती है कि अगर ये चलता रहा तो सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। मैरियन पूछती है ओजन कब आएगा और मेड जवाब देती है कि सुबह मैसेज भेजा था, मगर दूरी की वजह से वो लेट है। पक्का इरादा करते हुए मैरियन पास से दूसरा डॉक्टर ढूंढने का फैसला करती है और हुक्म देती है कि घोड़े को लूलू के पास लाया जाए। घोड़े को लाने वाला आदमी उसे तेज चलने को कहता है, जबकि मेड्स स्मेल की शिकायत करती हैं। वो कहती हैं कि कैद होना कोई बहाना नहीं और यंग लेडी से मिलने से पहले साफ होना चाहिए था। आदमी इंसिस्ट करता है कि ये अर्जेंट था। मैरियन उन्हें चुप कराती है और घोड़े को अंदर भेजने का कहती है। जैसे ही लुलू उसे देखती है वो फौरन उसकी तरफ भागती है और उससे चिपक जाती है। मैरियन गर्म पानी मंगवाती है, कहती है वो उसे खुद साफ करेगी। मेड्स शॉक होती हैं, मगर वो उनकी प्रोटेस्ट्स को इग्नोर करती है और उन्हें लुलू के लिए सूप बनाने का भी कहती है। वो घोड़े को गर्म पानी में भीगे टॉल से साफ करना शुरू करती है, सोचते हुए कि ये एक बेदिल जानवर है। फिर भी ये भूला नहीं पाती कि कैसे उसके अपने माँ बाप ने कभी मर्चेंट के बेटे के साथ उसके रिश्ते को नापसंद किया था। वो सोचती है कि लूलू लग्जरी में रह सकती थी, मगर हैरान होती है कि क्या ये सादी खुशी वही है जो लूलू चाहती है। उसी वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट पहुंच जाता है। वो लूलू की कंडीशन ट्रीट करता है और समझाता है कि हालांकि जानवरों की पसंद हो सकती है, मगर उनमें कोई हायरार्की नहीं होती। लूलू खुद को घोड़े से बेहतर नहीं समझती। वो लूलू के लिए आईवी लगाता है और मैरियन को यकीन दिलाता है कि सिर्फ अपने प्यार के पास होना ही उसकी खुशी के लिए काफ़ी है। दवा देते हुए वो नोट करता है कि ये अभी के लिए मदद करेगा, मगर ये सिर्फ टेम्परेरी हल है। असली सोल्यूशन ये है कि लूलू और उसके पार्टनर को साथ रहने दिया जाए। मैरियन खामोशी से अग्री करती है। हमारा हीरो जाने की तैयारी करता है, जिक्र करते हुए कि उसे क्लिनिक वापस जाना है जहां बहुत से पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर वहां है। हालांकि वो खामोशी से उसकी एम्पैथी पर शक करता है। मैरियन उसे यकीन दिलाती है कि वो समझती है और कहती है कि आफ्टर केयर वो उस पर छोड़ देगी। जैसे ही मैरियन और ओजन देखते हैं, एड्रियन अजीब तरह से दरख्त से चिपका हुआ है, नीचे उतरने में मुश्किल महसूस कर रहा है। आखिरकार वो उतरता है अपनी बदतमीजी की माफी मांगते हुए, मगर हमारा हीरो उसे करेक्ट करता है, इसे जुर्म कहते हुए। एड्रियन इंसिस्ट करता है कि वो सिर्फ लूलू की फिक्र में दरख्त पर चढ़ा था और उसे चेक करने के बाद जाने वाला था। मैरियन उसे याद दिलाती है कि उसे स्टाफ को बताना चाहिए था, मगर एड्रियन बताता है कि उसने कोशिश की थी, मगर उसे मना कर दिया गया। एड्रियन के पाउच में डिवाइस देखकर ओजन उसे स्टेथोस्कोप के तौर पर पहचानता है और कैजुअली कमेंट करता है कि ये कितना सस्ता लग रहा है। एड्रियन शर्मिंदा होके मानता है कि ये अभी प्रोटोटाइप है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मशवरा देता है कि डॉक्टर के पास सही टूल्स होने चाहिए, फिर जाने की तैयारी करता है अपने बिजी स्केड्यूल का जिक्र करते हुए।
एड्रियन उसे जाते हुए देखता है, सोचते हुए कि ओजन उसकी सोच से बेहतर इंसान है, जबकि हमारा लड़का इसका उलट सोचता है, खुद से कंफर्म करते हुए कि एड्रियन अजीब आदमी है। बाद में उस शाम लूलू खुद खाना शुरू करती है और कुछ ताकत बहाल करती है, जिससे मैरियान को सुकून मिलता है। एड्रियन उसे बताता है कि प्यार और देखभाल सबसे बेहतर दवा है और लूलू की खुद देखभाल करने पर उसकी तारीफ करता है। मैरियन रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी जिद ने लूलू को तकलीफ दी और मानती है कि उसे उन्हें पहले मिला देना चाहिए था, रियलाइज करते हुए कि वो शायद अपने यूनिकॉर्न से जेलस थी। वो याद करती है कि वो कभी लूलू की तरह मासूम थी, मगर वक्त के साथ दूसरों को उनके स्टेटस और दौलत से जज करने की आदी हो गई। एड्रियन रिमार्क करता है कि सब नोबल्स ऐसे ही होते हैं, मगर मैरियन अपने पहले प्यार को याद करती है कि कैसे उसने कभी स्टेटस की परवाह नहीं की, सिर्फ उसकी आंखों की खूबसूरती देखी। उसने अपनी और उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ दिया था और अब जोर से सोचती है कि क्या वो वाकई खुश है। एड्रियन जवाब देता है कि पहला प्यार हमेशा हार्ट ब्रेक पर ख़त्म होता है और ऐसा दर्द इंसान को उस प्यार से अंधा कर देता है जो पहले से करीब है। वो सजेस्ट करता है कि उसका असली सोलमेट शायद पास ही हो। मैरियन कंफ्यूज्ड फील करती है, बहुत देर से रियलाइज़ करते हुए कि उसने क्या नज़रअंदाज किया, और प्रिंसेस सिलेक्शन से हटने का फैसला करती है। जैसे ही एड्रियन सुनता है, वो चुपके से अपनी पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालता है। अपने दिल में एक रेयर मौका बनते हुए महसूस करके वो उसे मैरियान के सामने रखता है और बोलना शुरू करता है। मगर अचानक वो ऐलान करती हैं कि वो ओजन पर अपना चांस लेगी। एड्रियन जम जाता है, श्योर नहीं कि सही सुना, और डिसबिलीव में वजाहत मांगता है। मैरियान जारी रखती है, कहती है कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने के बजाय जिसके पास पहले से ताकत है, खुद ताकत हासिल करना पसंद करेगी, जिससे एड्रियन दंग रह जाता है। वो बात ख़त्म करती है उसका शुक्रिया अदा करके और कहती है कि उम्मीद है वो अच्छे दोस्त रहेंगे। एड्रियन उसकी बातों से टूट जाता है और ओजिन को कभी माफ़ ना करने की कसम खाता है। वापस क्लिनिक में पीओ चीखता है और पेपर से पढ़ना जारी रखता है, ओजिन को इन्फॉर्म करते हुए कि कियो को लूलू के कंपेनियन के तौर पर लिया जा रहा है और ओजिन को लूलू का पर्सनल डॉक्टर बनने की रिक्वेस्ट की गई है। ऑफर में आम पेमेंट से 10 गुना ज़्यादा शामिल है, मगर हमारा हीरो मना कर देता है, समझाते हुए कि वो अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकता, और पीओ शिकायत करता है कि 1 घंटे बाद भी टाटर नहीं उतर रहा। ओजिन सांप को एग्जामिन करता है जिसके दांत साफ किए जा रहे हैं, टाटर बिल्डअप देखता है और पीओ को सलाइन स्प्रे करने और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और कॉटन तैयार करने का कहता है। काम करते हुए उसे कुछ फंसा हुआ मिलता है।